बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। पेशे खिदमत है नावल अमर बेल की किस्त नंबर 3। इस वक्त भी नानो का मूड ही देख रही थी। नानो अब उमर की बातों पर बेतहाशा हंस रही थी। वो उन्हें अपने किसी दोस्त का किस्सा सुना रहा था। अलीज़ा का ध्यान कहीं और ही था। क्या मेरी किसी बात पर नानो इस तरह से हंस सकती हैं? उसने सोचने की कोशिश की थी और मायूसी से गैर महसूस अंदाज में सर को झटक दिया था। नहीं, मेरी किसी बात पर तो ये कभी इस तरह नहीं हंस सकती, बल्कि ये तो मुझे भी यही कहती हैं कि मैं भी बुलंद आवाज़ में ना हंसूं। उसने सोचा था, क्या मैं कभी उमर की तरह? एक बार फिर उसने सोचने की कोशिश की थी। एक बार फिर उसके ख्यालात का सिलसिला टूट गया था। अलीज़ा, तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं? उमर ने उससे पूछा था। कितने? वो उसके सवाल पर कुछ हैरान हुई थी। चंद लम्हे तक उसने कुछ जवाब नहीं दिया। जल्दी गिनती करो और मुझे बताओ। उमर ने उसकी खामोशी से खुद ही नतीजा अखज़ कर लिया था। क्या गिनती करूं? वो कुछ और हैरान हुई थी। भाई फ्रेंड्स, और क्या? उमर ने कहा था। मेरी सिर्फ एक फ्रेंड है। आई कांट बिलीव इट। लड़कियों की कम अज़ कम एक दोस्त तो नहीं हो सकती। उमर को उसकी बात पर यकीन नहीं आया था और अलीज़ा उसके चेहरे के तासुरात से झुंझला गई थी। यार, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा सोशल होती हैं और जाहिर है फिर फ्रेंड्स तो बनना ही होते हैं। उमर को फ़ौरन ही उसकी खफगी का अंदाज़ा हो गया। उसने संभल कर एक लॉजिक पेश की। मैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हूँ, उसने जैसे जताया था। बट यू शुड बी। लेकिन तुम्हें होना चाहिए। क्यों ग्रैनी, मैं ठीक कह रहा हूँ? उमर ने बात करते करते दादो की तरफ देखा। वो यकदम चुप सी हो गई थी। नहीं उमर, लड़कियों के लिए ज़्यादा सोशल होना भी ठीक नहीं है। आजकल पता ही नहीं होता दूसरे लोग किस तरह के हो। नानो ने कुछ मोहतात होकर तौजीह पेश की। व्हाट डू यू मीन? वो कुछ हैरान हो गया था। कुछ नहीं, बस वैसे ही। असल में अलीज़ा को ज़्यादा लोगों में मिक्सअप होना अच्छा नहीं लगता। नानो ने बात कुछ बदलने की कोशिश की थी। नहीं, मगर एक दोस्त तो बहुत कम है। वो अब भी हैरान था। अलीज़ा को अपना आप इस तरह से ज़ेरे बहस लाना अच्छा नहीं लगा था। हर एक की अपनी चॉइस होती है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी बस एक ही फ्रेंड हो, तो इसमें अजीब बात कौन सी है? इस बार अलीज़ा ने रूखे अंदाज में उमर से कहा था। वो उसकी बात के जवाब में कुछ कहते कहते रुक गया था। शायद वो उस तासुरात से उसकी अंदरूनी कैफियत समझ गया था। अलीज़ा को अचानक अपने लहजे के खुरदरेपन का एहसास हुआ था। उसे कुछ नदामत सी महसूस हुई। अभी अभी उसने मुझे इतना कीमती परफ्यूम दिया है और मैं फिर भी उसके साथ इस तरह कर रही हूँ। उसने जैसे अपने आप को याद दहानी करवाने की कोशिश की थी। मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है। वो स्कूल से मेरी फ्रेंड है। इसके अलावा और कोई मुझे अच्छा नहीं लगा। बस इसीलिए यही मेरी एक ही फ्रेंड है। उसने जैसे उमर की तशफ़ीह करने की कोशिश की। इस बार उसका लहजा कमज़ोर था। क्या आपके बहुत से फ्रेंड्स हैं? उसने सिर्फ मौजू बदलने के लिए पूछा था। हाँ, मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं। मुझे फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, जैसे आज मैंने तुमको अपनी फ्रेंड बनाया है। उमर ने खुशगवार लहजे में उससे बातें करते हुए कहा था। फ्रेंड्स ज़्यादा हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। मैं भी मुमकिन है, उसने इख्तिलाफ़ करने की बजाय मुबहिम अंदाज में जवाब दे दिया था। वो एक बार फिर खामोश हो गई थी। उमर ने अपनी घड़ी देखी और फिर खड़ा हो गया था। मुझे लाइब्रेरी जाना है, मैं 2-3 घंटों तक वापस आ जाऊंगा। उसने नानो को इत्तला दी थी। फिर वो लाउंज से निकल गया था। उसके जाने के कुछ देर बाद वो बाहर लॉन में निकल आई थी। लॉन के एक कोने में बैठकर वो कुछ देर पहले के वाक़यात के बारे में सोचने लगी। वो उमर के बारे में कोई हतमी अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी। वो ये समझने से कासिर थी कि उमर वाकई इतना मुखलिस है जितना वो नज़र आ रहा है, या फिर उसके अंदाज़े ठीक हैं। वो उमर को समझ नहीं पा रही थी। उसकी शख्सियत अलीज़ा को बहुत अजीब लगी थी। उसके मूड्स घड़ी की सुइयों से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से बदलते थे। वो जब भी अपने कमरे से निकलकर लाउंज में आता तो घर में जैसे ज़िंदगी की एक लहर दौड़ जाती थी। नानों से लेकर मुलाजमों तक हर कोई उसे पसंद करता था और उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखता था। उसके पास यकीनन कोई ऐसी खूबी थी जिससे वो दूसरों को अपना गर्विदा बना लेता था।
मगर एलिज़ा अभी तक इस बारे में मोहतात थी। उसे आखिर मुझे परफ्यूम देने की क्या ज़रूरत थी, वो अभी सोच रही थी। उसका ख्याल होगा कि मैं गिफ्ट लेकर खुश हो जाऊंगी और बाकी लोगों की तरह वो मुझ पर भी कब्ज़ा कर लेगा। मगर वो अब उलझन में गिरफ्तार हो गई थी कि गिफ्ट के बारे में क्या सोचें। क्या मैंने उससे गिफ्ट लेकर ठीक किया या फिर ये मेरी गलती थी? वो अभी तक सोचों में गुम थी। बहुत देर तक सोचों में गुम रहने के बाद उसने फैसला किया था, नहीं, मुझे गिफ्ट वापस नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर नानो खफा हो सकती हैं। उसे ख्याल आया था, मगर मैं अब दोबारा उससे कोई गिफ्ट नहीं लूँगी क्योंकि मुझे उससे दोस्ती नहीं करना है। उसने बिलाखिर तय कर लिया। चंद दिनों बाद जब उमर ने उसे एक और परफ्यूम दिया तो वो इनकार ना कर सकी और फिर ये एक रूटीन बन गई थी। वो जब भी घर से बाहर किसी काम के लिए जाता, उसके लिए कुछ न कुछ लाता रहता। बाज़ दफ़ा ये बड़ी मामूली चीज़ें होती थी, मसलन आइसक्रीम का एक कप, एक भुट्टा, च्युइंगम का एक पैकेट, कभी लेटर पैड, कभी नावल। वो हर बार ये तय करती कि अगली बार उससे कुछ नहीं लेगी, मगर अगली बार खामोशी से उसका गिफ्ट ले लेती। वो उसे हर चीज़ गिफ्ट कहकर ही देता था। अलीज़ा, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। आई स्वेयर, ऐसा गिफ्ट तुम्हें पहले कभी किसी ने नहीं दिया होगा, बल्कि तुम्हें क्या, किसी ने भी किसी को नहीं दिया होगा। वो बाहर से आने पर कहता और वो मुतजस्सिस हो जाती। और ये गिफ्ट है एक अदद भुट्टा, और वो कागज़ में लिपटा हुआ एक अदद भुट्टा उसकी तरफ बढ़ा देता। अलीज़ा, आज मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे ख़ास चीज़ लेकर आया हूँ और ये चीज़ बहुत ही ख़ास लोगों को दी जाती है। अगली बार उसके अल्फाज कुछ और होते। अलीज़ा एक बार फिर दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो जाती। वो अपनी जेब में हाथ डालता और किट कैट का एक पैकेट उसे थमा देता। आज मैं तुम्हें दुनिया की सबसे ख़तरनाक और पुरअसर चीज़ दूंगा। अलीज़ा एक बार फिर अंदाज़े लगाने में मसरूफ़ हो जाती। वो 25-30 रुपए का एक बाल पॉइंट उसे एक मुस्कुराहट के साथ पेश कर देता। इस बार मैं तुम्हें एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जो तमाम उम्र तुम्हारे साथ रहेगा और तुम सारी उम्र उसको इस्तेमाल करती रहोगी। अलीज़ा फिर बूझने में नाकाम रही और उसके सामने एक किताब पेश कर दी जाती। इस बार मेरा गिफ्ट सबसे यूनिक है। ये तुम्हें फिट और स्मार्ट रखेगा और तुमको कभी भी डाइटिंग करना नहीं पड़ेगी। च्युइंगम का एक पैकेट उसके सामने रख कर फरमाता, बस तुम हर बार भूख लगने पर उसे मुंह में डाल लेना। वो मज़े से कहकर चला जाता। बाज़ दफ़ा उसे हंसी आ जाती, बाज़ दफ़ा वो उलझ जाती, बाज़ दफ़ा उसे गुस्सा आता और बाज़ दफ़ा वो उम्र के बारे में सोच में पड़ जाती। उस दिन वो मार्केट से वापसी पर अपने साथ कुछ प्लांट्स लेकर आया था। देखो अलीज़ा, ये प्लांट्स कैसे हैं? वो उन पौधों को अलीज़ा को दिखा रहा था। आजकल वो हर बात में अलीज़ा की राय लेना ज़रूरी समझता था। मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास से गुज़र रहा था, वहीं से उन्हें लाया हूँ। अच्छे हैं। अलीज़ा ने एक नज़र उन प्लांट्स को देखा था और फिर उन्हें देखते हुए बड़े आम से अंदाज में तबसरा किया था। वो कुछ मायूस सा हो गया था। सिर्फ अच्छे हैं? अलीज़ा ने कुछ उलझी हुई नज़रों से उसे देखा था। तो फिर मुझे क्या कहना चाहिए? अपनी राय दो कि अच्छे हैं तो क्यों अच्छे हैं, बुरे हैं तो क्यों बुरे हैं। उमर ने उसे समझाया, मैं प्लांट्स के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए सही राय देना तो बहुत मुश्किल है। आपको नानो से पूछना चाहिए, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि ये प्लांट्स कैसे हैं। उसने उमर से कहा, मैं हैरान हूँ कि तुम्हें गार्डनिंग से कोई दिलचस्पी नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि तुम्हें नेचर से कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे नेचर तो अट्रैक्ट करती है, गार्डनिंग नहीं। उसने जैसे कतई तौर पर उसे बताया था। ये प्लांट्स कहाँ से लाए हो? नानो उसी वक्त लाउंज में आई थी, कज़ाफ़ी स्टेडियम से। आप बताएं कैसे हैं? उसने फ़ौरन नानो से राय लेने की कोशिश की थी। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मगर कीमत क्या है इनकी? नानो ने फ़ौरन तारीफ़ की थी, मगर साथ ही सवाल भी दाग दिया था। उमर ने इंडोर प्लांट्स की कीमत बताई थी। तुम्हें ज़्यादा महंगे दे दिए हैं उन लोगों ने। उनको पता चल गया होगा कि तुम बहुत देर के बाद यहाँ आए हो, इसीलिए उन्होंने तुमसे दुगनी कीमत वसूल की है। नानो ने कदरे अफसोस से कहा था। ये कोई नई बात नहीं है ग्रैनी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ये यहाँ का कल्चर है। उसने बहुत अजीब से लहजे में कहा था। अलीज़ा ने कुछ चौंक कर उसे देखा। वो अब भी बोल रहा था, यहाँ सब कुछ बहुत ख़राब है। जो 100 रुपये की करप्शन कर सकता है
वो 100 रुपये की करप्शन करता है, और जो 2 रुपये की करप्शन कर सकता है वो 2 रुपये की करप्शन करता है। लेकिन इन सब चीज़ों से आप बहुत कुछ सीखते हैं। 1 रुपये की चीज़ 10 में ख़रीद कर कम से कम ये तो पता चल जाता है कि दूसरा अपने फ़ायदे के लिए किस हद तक जा सकता है। वो पहली बार इस तरह बातें कर रहा था, वरना पहले अलीज़ा ने हमेशा उसे सिर्फ टूटी सड़कों और ट्रैफिक जैम के बारे में ही बोलते सुना था। तुम ज्वाइन करोगे ना सिविल सर्विस, तो फिर तुम चेंज लाना इन चीज़ों में जिन पर तुम्हें एतराज़ है, नानो ने उससे कहा था। वो एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। आप भी बहुत अजीब बातें करती हैं ग्रैनी। आपका क्या ख्याल है कि मैं सिविल सर्विस ये सब ठीक करने के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ? मुझे सोशल वर्क का कोई शौक़ नहीं है, और वैसे भी एक आदमी कोई तब्दीली नहीं ला सकता। मैं बदलना चाहूँ भी तो नहीं बदल सकता। यहाँ हर चीज़ इतनी रोटन और रस्टेड है कि जब तक अगर आप एक चीज़ ठीक करेंगे तो पहले वाली उस हालत में आ जाती है। वैसे ग्रैनी, आपने कभी अपने बेटों को क्यों नहीं कहा? आपके तो सारे बेटे सिविल सर्विस में हैं। मेरी जनरेशन के लिए रिफॉर्म करना खासा मुश्किल काम है, मगर मुझसे पहले की जनरेशन ये काम आसानी से कर सकती थी। तब लोग इतने बिगड़े हुए नहीं थे, उन्हें कंट्रोल करना बहुत आसान था। वो अब संजीदा हो गया था। जब तुम्हारे पापा और अंकल्स ने सर्विस ज्वाइन की थी तो मैंने उन्हें भी बहुत सी नसीहतें की थी। सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि तुम्हारे दादा ने भी। मैं आज तक हैरान हूँ कि वो चारों इन सारी नसीहतों को कैसे भूल गए। मुझे नहीं पता उन चारों को ज़िंदगी में क्या चाहिए था। मैंने और माज ने उन्हें ज़िंदगी की हर चीज़ दी थी। हमारे पास वो सब कुछ था जो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी था। मेरा ख्याल था कि उन चारों को इन चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, मगर मेरा ख्याल गलत था। उन चारों को अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ एक की तादाद में नहीं बल्कि दर्जनों की तादाद में चाहिए थी। जब जहन में ये सब कुछ हो तो नसीहत उल्टा असर करती है। उनके साथ भी यही हुआ है। मैंने जितना उन्हें समझाने की कोशिश की वो उमर ने उनकी बात सुनते सुनते काटी। इससे एक बात तो साबित हो जाती है ग्रैनी, आपकी बातों में असर नहीं था, या फिर शायद आपके समझाने का तरीका गलत था। वजह जो भी हो, बहरहाल अब तो सब कुछ जैसा हो रहा है होने दे। चीज़ों को अब बदलना नामुमकिन है, और नामुमकिन काम करने के लिए जिन लोगों की ज़रूरत होती है वैसे लोग हमारी कौम में नहीं हैं। मैं तो फ़ौरन सर्विस ज्वाइन करने के बाद डैडी की तरह ऐश करना चाहता हूँ, ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ जैसी वो गुजार रहे हैं। देखें बात कहाँ से कहाँ चली गई। मैं आपसे प्लांट्स के बारे में पूछ रहा था। उसने बात का मौजू बदल दिया था। अलीज़ा बड़ी बेजारी से ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी। मैं ज़रा इन प्लांट्स को लगवा लूँ। ग्रैनी, आप चलेंगी मेरे साथ बाहर लॉन में? उसने दादो को इनवाइट किया था। नहीं भाई, मुझे बाहर नहीं जाना, कुछ काम करने हैं मुझे। तुम खुद ही माली के साथ जाकर ये प्लांट्स लगवा लो, नानो ने उससे कहा। मैं इसलिए आपको साथ ले जाना चाहता था कि आप लॉन में जगह सिलेक्ट कर लें इन प्लांट्स के लिए। बाद में आपको कोई एतराज़ ना हो कि मैंने गलत जगह पर प्लांट्स क्यों लगवा दिए। नहीं, माली अच्छा है, वो तुम्हें बता देगा कि ये कहाँ ठीक लग रहे हैं और कहाँ नहीं। तुम्हें इस बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी तुम जहाँ भी प्लांट्स लगवाओगे मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो तुम्हारे लगवाए हुए प्लांट्स होंगे। उमर ने नानो की बात पर मुस्कुराकर उन्हें देखा था। अलीज़ा ने नानो की आंखों की चमक को कुछ और गहरा होते देखा। उसे उन दोनों की मुस्कुराहटें बुरी लगी थी। चलो अलीज़ा, हम दोनों प्लांट्स लगवाते हैं, उमर ने खड़े होते हुए उसे ऑफ़र की थी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे गार्डनिंग से कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर आप मुझे साथ ले जाकर क्या करेंगे? अलीज़ा ने संजीदगी से उसे कहा। तुम आओ तो दिलचस्पी भी पैदा हो ही जाएगी, इसीलिए तो तुम्हें साथ लेकर जा रहा हूँ, उमर ने बड़े हशाश बशाश लहजे में उससे कहा था। नहीं, मैंने आपसे कहा। अलीज़ा ने एक बार फिर कुछ कहने की कोशिश की थी, मगर नानो ने उसकी बात काट दी थी। कम ऑन अलीज़ा, जब वो बार बार तुमसे कह रहा है तो इतना नखरा करने की क्या ज़रूरत है? चली जाओ उसके साथ। अलीज़ा ने नानो के चेहरे को देखा था, वह नागवारी के तासरात नुमाया थे। वो खामोशी से खड़ी हो गई। उमर मुलाजिम को पौधे उठाने के लिए कह रहा था। वो बुझे दिल के साथ बाहर लॉन में आ गई थी। कुछ देर बाद उमर भी लॉन में निकल आया था। वो बेमकसद लॉन में चक्कर लगाने लगी थी।
उमर माली के साथ मिलकर लॉन में पौधे लगवा रहा था। गाहे बगाहे वो अलीज़ा से भी राय ले लेता। वो हूँ हाँ में जवाब देकर उसके पास से हट जाती। वह माली से पौधे लगवाते हुए खासे गौर से उसके चक्करों को देखता और कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता रहा। तकरीबन 1 घंटे में माली ने सारे पौधे लगा दिए थे। उमर ने वापस अंदर जाने की बजाय अपने कमरे में रखे हुए इंडोर प्लांट्स भी बाहर ही मंगवा लिए थे। अलीज़ा ने बेजारी से मुलाजिम को इंडोर प्लांट्स को बाहर लाते देखा। इन प्लांट्स की कटिंग वगैरह कर देते हैं, फिर कल तक इन्हें यहीं लॉन में ही रहने दूंगा ताकि इन्हें कुछ रोशनी वगैरह मिल जाए। लो अलीज़ा, तुम भी इन प्लांट्स को प्रोन करो ताकि काम जल्दी ख़त्म हो जाए। उसने अलीज़ा को पास बुलाकर उसे एक कैंची थमा दी थी। वो बेदिली से पौधों की कटिंग करने लगी। उमर बड़ी दिलजमाई और महारत से पौधों की तराश खराश कर रहा था। साथ साथ वो हर पौधे के बारे में भी उसे कुछ ना कुछ बता रहा था। वो गार्डेनिया की कटिंग कर रही थी कि उसने उमर को कहते सुना, ये मेरा सबसे फेवरेट प्लांट है। वो हाथ रोक कर उसे देखने लगी थी। वो उसकी तरफ मतवजा नहीं था, वो उस प्लांट को देख रहा था। मुझे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है, मगर जिन चीज़ों में है उनसे बहुत दिलचस्पी है। ये सारे प्लांट्स भी उन्हीं चीज़ों में शामिल हैं। पता है अलीज़ा, ये प्लांट्स बाज़ दफ़ा मुझे अपने फ्रेंड्स की तरह लगते हैं। मुझे महसूस होता है ये मेरी आवाज़ सुनते हैं, शायद जवाब भी देते हैं। मैं बहुत छोटा था जब मुझे इंडोर प्लांट्स लगाने का शौक़ पैदा हो गया था। शायद मैं 7 या 8 साल का था जब अपने हाथों से एक प्लांट लगाया था। बाद में तो जैसे आदत सी हो गई। ये कमरे में हो तो मुझे ऐसा लगता है कमरे में कोई और ज़िंदा चीज़ मौजूद है जो सांस भी लेती है और शायद मेरे वजूद को भी महसूस करती है। अलीज़ा को उस वक्त यूँ लगा जैसे उसका दिमाग ख़राब हो गया है। उसने कुछ हैरानी से उसका चेहरा देखा था। तुम सोच रही होगी मेरा दिमाग ख़राब हो गया है? उमर ने उसका जहन पढ़ लिया था। वो गड़बड़ा गई थी। तुम अगर ऐसा सोच रही हो तो गलत नहीं सोच रही। हो सकता है मेरा दिमाग वाकई ख़राब हो गया हो, मगर मैं जिस कल्चर, जिस सोसाइटी से आया हूँ वहाँ सबके दिमाग ऐसे ही होते हैं। जब इंसानों से आपकी मोहब्बत ख़त्म हो जाए तो फिर चीज़ों से मोहब्बत शुरू हो जाती है। इसलिए बाहर लोगों को जानवरों से मोहब्बत होती है, प्लांट्स से मोहब्बत होती है, पेंटिंग्स से मोहब्बत होती है, म्यूज़ियम, आर्ट गैलरीज़ और थिएटर से मोहब्बत होती है। मैं भी उसी माहौल में पैदा हुआ हूँ, वहीं पला बड़ा हूँ। मुझे भी इंसानों की बजाय चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत है। ठंडे मुल्क में रहते रहते बाज़ दफ़ा मुझे लगता है कि मैं भी कोल्ड ब्लडेड जानवर बन गया हूँ। वो बात करते करते अचानक कहकहा लगाकर हंसने लगा था। है ना मज़े की थ्योरी, कोल्ड ब्लडेड एनिमल? उसने अलीज़ा से पूछा था, मगर अलीज़ा को यूँ महसूस हुआ जैसे उसे उसकी राय की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो खुद ही अपने जुमले को एंजॉय कर रहा था। संजीदा गुफ्तगू करते करते वो अचानक मजाक करने लगा था। वो कुछ देर गौर से उसे देखती रही, जैसे उसे समझने की कोशिश कर रही हो, और उमर जहांगीर से ये बात छुपी नहीं रह सकी थी। वो कुछ बोलते बोलते बात बदल गया था। बड़ी महारत के साथ उसने सब कुछ कीमोफ्लेज कर दिया था और ये काम करने में कोई उससे बेहतर हो ही नहीं सकता था। वाइट कलर मुझ पर बहुत अच्छा लगता है ना अलीज़ा? उसने यकदम सर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़ी बेखौफी और बेतकल्फ़ी से पूछा था। और ख़ास तौर पर वर्सेस की शर्ट्स? अलीज़ा उसके सवाल से ज़्यादा मुस्कुराहट से घबराई थी। ऐसे सवाल की क्या तुक बनती है? उसने उमर जहांगीर के चेहरे से नज़र हटाते हुए कुछ झींप कर कहा था। मुझे क्या पता कौन सा कलर अच्छा लगता है? वो हाथ से सामने रखे हुए प्लांट्स को संवारने लगी थी। ओह, मैंने सोचा शायद ये कलर बहुत सूट कर रहा है, इसलिए तुम इतनी देर से और इतने गौर से मेरा चेहरा देख रही हो। अलीज़ा ने उमर के चेहरे को देखा था, जिस पर मायूसी छाई हुई थी। उसे इन तासरात के असली या नकली होने को शनाख्त करने में देर नहीं लगी थी। वो अब फिर इत्मीनान के साथ प्लांट्स के साथ मसरूफ़ था। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं आपको गौर से देखूं? मैं आपको सिर्फ देख रही थी, उसने सुर्ख होते हुए चेहरे के साथ वजाहत की थी। और काफ़ी देर से भी तो देख रही थी। देर से इसलिए देख रही थी क्योंकि आप बात कर रहे थे, उसने जैसे एहतजाजन कहा था। अच्छा सॉरी, मुझे ऐसे ही गलत फहमी हो गई। असल में ल्यू हो ना, इसलिए मुझे ऐसी गलत फहमियाँ अक्सर होती ही रहती हैं।
उसने बड़े दोस्ताना अंदाज में माजरत करते हुए वजाहत की थी, मगर इस बार अलीज़ा ने उसे नहीं देखा था। वो नागवारी से अपने सामने पड़े हुए प्लांट्स को देखती रही थी। वो खामोश हो गया था। उसने कैंची उठाकर उसे कुनखियों से देखा। वो कदाल के साथ मट्टी नरम कर रहा था। अलीज़ा ने कपकपाते हुए हाथों के साथ अपने सामने पड़े हुए पौधे की एक बड़ी शाख काट दी थी। सर उठाकर उसने एक बार फिर उमर की तरफ देखा और धक से रह गई थी। वो उसी की तरफ मतवज्जा था। बहुत गौर से उसे देखते हुए उसका अपना चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। वो अंदाज़ा नहीं कर पाई कि वो किस वक्त उसकी तरफ कब मतवज्जा हुआ था, और क्या उसने देख लिया था कि वो सॉरी, पता नहीं ये कैसे कट गई, मैं तो बड़ी एहतियात से इन्हें काट रही थी। उसने होंठों पर ज़ुबान फेरते हुए कहा। अपनी बात के जवाब में उसने उमर जहांगीर के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट उभरते देखी थी। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, तुम देखना, अब ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। मुझसे जब भी कोई प्लांट इस तरह कटता है तो वो पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उसने अजीब सी मंतक पेश की थी। वो उसकी इस हरकत से बिल्कुल मुतासिर नहीं हुआ था। वो दम सादे होंठ भेंचे चंद लम्हों तक देखती रही। वो एक बार फिर प्लांट्स की तरफ मतवज्जा हो चुका था। फिर एकदम वो उठकर अंदर भागती चली गई। उमर जहांगीर ने पुरसुकून अंदाज में सर उठाकर उसे भागते हुए अंदर जाते हुए देखा था। फिर उसने उस पौधे की कटी हुई शाख को उठा लिया था। लाउंज में दाखिल होने से पहले उसने मुड़कर एक बार पीछे देखा तो उमर पौधे की उस कटी हुई शाख को उठा रहा था। वो गैर इरादी तौर पर दरवाजे में रुक गई। वो कुछ देर तक उस शाख पर हाथ फेरता रहा था। वह दूर से उसके तासुरात नहीं देख पाई थी, मगर दिलचस्पी से उसे देख रही थी। चंद लम्हों के बाद उसने उसे उस शाख को पौधे के पॉट में गाड़ते देखा था। वो कुछ हैरान होती हुई अंदर आ गई थी। अलीज़ा बीबी, ये पौधे अंदर ले जाऊं? मुलाजिम ने एक बार फिर उसकी सोचों का तसलसल तोड़ दिया था। अलीज़ा ने चौंक कर इधर उधर देखा था। सब कुछ गायब हो गया था। वहाँ सिर्फ वही थी और सामने पड़े हुए पौधे। अलीज़ा बीबी, ये पौधे अंदर ले जाऊं? मुलाजिम एक बार फिर उससे पूछ रहा था। अलीज़ा ने एक गहरा सांस लिया। हाँ, अंदर ले जाओ। वो उठकर खड़ी हो गई और मुलाजिम पौधे उठाकर अंदर जाने लगा था। यकदम ही उसकी इन पौधों में दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी। माली बाबा, ये कुछ प्लांट्स रह गए हैं, आप इन्हें देख लें। कुछ दूर लॉन में काम करते हुए माली को उसने आवाज़ देकर बुलाया था और ख़ुद अंदर आ गई थी। नानो, वो परसों कितने बजे की फ़्लाइट से आएगा? अंदर आते ही वो एक ख्याल आने पर किचन की तरफ गई थी, जहाँ नानो खानसामा को कुछ हिदायत देने में मसरूफ़ थी। परसों रात 2 बजे की फ़्लाइट से आएगा, नानो ने उसे बताया था। 2 बजे की फ़्लाइट से? वो कुछ मायूस हो गई थी। फिर तो हम लोग उसे रिसीव करने नहीं जा सकेंगे, ड्राइवर को ही भेजना पड़ेगा, उसने नानो से कहा था। वो तो कह रहा था कि मैं ड्राइवर को भी ना भेजूं, वो खुद ही आ जाएगा, मगर मैंने ज़बरदस्ती उससे कहा कि वो ड्राइवर के साथ आए। नानो खानसामा को हिदायत देने के दौरान उससे भी गुफ्तगू करती जा रही थी। नानो, अगर हम दोनों उसे रिसीव करने चली जाएं तो? उसने कुछ देर खामोश रहने के बाद कुछ मुल्तजियाना अंदाज में नानो से कहा था। सवाल ही पैदा नहीं होता, रात के 2 बजे हम दोनों उसे रिसीव करने चल पड़ें। आजकल ऐसे हालात नहीं हैं अलीज़ा, इस तरह घर से निकला जाए। तुम्हें अंदाज़ा होना चाहिए इस बात का। अच्छा नानो, तो फिर आप मुझे ड्राइवर के साथ भेज दें। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अलीज़ा, मैं उससे भी बड़ी हमाकत करूं कि जवान जहान लड़की को इस तरह अकेले रात ड्राइवर के साथ 2 बजे एयरपोर्ट भेज दूं। नानो, कुछ नहीं होता, प्लीज़, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं भेज सकती। और तुम्हें आखिर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? उसे आखिर यहीं आना है, खाली रिसीव करने से क्या होगा? नानो ने उसे डांट दिया था। नानो, देखें, उसे बुरा नहीं लगेगा कि वो इतने सालों के बाद आ रहा है और कोई उसे रिसीव करने तक नहीं आया। अलीज़ा ने कुछ संभल कर कहा। नहीं, उसे बुरा नहीं लगेगा, वो कोई अहमक नहीं है, जानता है हम दोनों यहाँ अकेले हैं और इस तरह रात को उसे रिसीव करने के लिए आना हमारे लिए मुश्किल है। तुम्हें मैंने बताया है कि वो तो ड्राइवर भेजने से भी मना कर रहा था, ये तो मैंने ही ज़िद की। नानो प्लीज़, अलीज़ा, बच्चों की तरह ज़िद मत किया करो। बस कह दिया ना कि उसे ड्राइवर ही रिसीव करने जाएगा,
नानो ने कतई लहजे में कहते हुए, जैसे बात ही ख़त्म कर दी थी। वो कुछ बददिल होकर किचन से बाहर आ गई थी। शाम हो रही थी। अपने कमरे में आकर उसने लाइट्स ऑन कर दी थी। कुछ देर तक कमरे के बीच में खड़ी सोचती रही कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे यूं लग रहा था जैसे वो हर काम निपटा चुकी हो, जैसे करने के लिए कुछ और रहा ही ना हो। कुछ सोचकर वो अपनी स्केच बुक निकाल कर बेड पर आ गई थी। फारिग वक्त वो इसी तरह गुजारा करती थी। पहले से बने हुए स्केचेस को पेंसिल के साथ मज़ीद कुछ टचेस देती रही, फिर खाली सफ़ा निकाल कर एक नया स्केच बनाने लगी। स्केचिंग करते करते उसे पता भी ना चला किस वक्त वो चेहरा उसे शनासा लगने लगा। उसने हाथ रोक लिया और चेहरे को पहचानने की कोशिश करने लगी। उसे बहुत देर नहीं लगी, वो उस चेहरे को पहचान चुकी थी। एक बार फिर उसका हाथ रवानी से स्केच बुक पर चलने लगा। दीज आर सिंपली फैंटेस्टिक। उस दिन वो लाउंज में बैठी अपनी स्केच बुक में क्रिस्टी का स्केच बना रही थी। बहुत देर तक इस काम में मसरूफ़ रहने के बाद वो उकता गई थी। स्केच बुक को सोफ़े पर रखने के बाद वो कुछ देर तक क्रिस्टी को सहलाती रही। फिर उसे हाथ में लेकर खाने की कोई चीज़ लेने किचन में चली गई। वहाँ उसे 10-15 मिनट लग गए। जब वो दोबारा लाउंज में दाखिल हुई तो न सिर्फ उमर वहाँ मौजूद था, बल्कि वो सोफ़े पर दराज टेबल पर अपनी टांगें रखे, एक हाथ में चाय का मग लिए, दूसरे हाथ से उसकी स्केच बुक देखने में मसरूफ़ था। कदमों की आहट पर उसने सर उठाया था। अलीज़ा को देखकर मुस्कुराया था और उसके स्केचेस पर तबसरा किया था। अलीज़ा को उसका इस तरह बग़ैर इजाज़त अपनी स्केच बुक देखना अच्छा ना लगा था, मगर वो खामोश रही थी। प्लांट्स वाले वाक़ये के बाद वो आज पहली बार उससे बात कर रहा था। वो चुपचाप दूसरे सोफ़े पर बैठकर टीवी देखने लगी थी। अलीज़ा, पेंटिंग्स में दिलचस्पी है? उसने गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया था। अलीज़ा ने एक नज़र उसके चेहरे पर दौड़ाई। अगर स्केचेस बना लेती हो तो जाहिर है कि पेंटिंग में भी दिलचस्पी होगी। वो दोबारा टीवी की तरफ मतवजा हो गई और वो गौर से उसी के चेहरे के तासुरात देखने लगा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? ए लेवल्स। जवाब इंतहाई मुख्तसर था। कहाँ तक पढ़ने का इरादा है? पता नहीं। क्यों? वो जवाब में कुछ नहीं बोली थी। तुम फ़ाइन आर्ट्स में कुछ करना। क्या? कुछ भी, मगर आर्ट से मुतल्लिक हो। क्यों? क्योंकि तुम बहुत अच्छी आर्टिस्ट बन सकती हो। आप मुझे मशवरा दे रहे हैं? खुद आर्टिस्ट क्यों नहीं बने? टुकड़ा तोड़ जवाब आया था। उमर जहांगीर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अलीज़ा का चेहरा सपाट था। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा। आर्टिस्ट बनते नहीं हैं, बने बनाए होते हैं। आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, मगर आर्टिस्ट बनना बहुत मुश्किल होता है। तुमसे इसलिए कह रहा हूँ, तुम में टैलेंट है, तुम कुछ कर सकती हो इस फील्ड में। उससे बात करते हुए उमर ने स्केच बुक बंद करके अलीज़ा की तरफ बढ़ा दी। मुझे आर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है, चाहे वो कैसा भी आर्ट हो। ना ही मैं आर्ट में कुछ करना चाहती हूँ। मुझे मैथ्स में दिलचस्पी है और मैं वही पढ़ूँगी। उसने स्केच बुक पकड़ते हुए दो टोक अंदाज में उमर से कहा था। ठीक है, तुम मैथ्स ही पढ़ लेना, लेकिन मेरा एक स्केच तो बना सकती हो। क्यों अलीज़ा, मेरा स्केच बनाओगी? मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के स्केच बनाती हूँ जिनके चेहरे मुझे अच्छे लगते हैं। वो एक बार फिर टीवी की तरफ मतवजा हो गई थी। इसका मतलब है मेरा चेहरा तुम्हें अच्छा नहीं लगता? उमर ने उससे पूछा, लेकिन वो खामोशी से टीवी देखती रही। मेरा ख्याल था कि मेरा चेहरा अच्छा खासा है। वैसे अलीज़ा, मेरे चेहरे में क्या डिफ़ेक्ट है, तुम ये बता दो। उमर जैसे उसके साथ गुफ्तगू को एंजॉय कर रहा था। मुझे क्या पता, बस मुझे आपका चेहरा स्केचिंग के लिए पसंद नहीं है। और क्रिस्टी का चेहरा पसंद है? अलीज़ा ने कुछ नाराज़ी से उसकी तरफ देखा था। वो चाय का मग टेबल पर रख कर उठ रहा था। मुझे कोई भी चेहरा क्रिस्टी से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। आप इस तरह क्रिस्टी की बात मत करें, उसने कुछ बिगड़ कर उससे कहा था। सॉरी। अलीज़ा ने उसकी माजरत पर कोई ध्यान दिए बगैर दोबारा अपनी तवज्जो टीवी की तरफ मबजूल कर ली थी। वो कुछ देर वहाँ लाउंज में खड़ा रहा और फिर वहाँ से बाहर निकल गया। अलीज़ा ने स्केच मुकम्मल कर लिया था। उमर जहांगीर के स्केच को स्केच बुक से निकालने के बाद वो एक बार फिर उठकर उसके कमरे में आ गई थी। लाइट ऑन करने के बाद वो स्टडी टेबल की तरफ गई और वहाँ स्केच रखने के बाद उसने पेपर वेट उसके ऊपर रख दिया। वो जानती थी उमर जहांगीर के लिए ये एक खुशगवार सरप्राइज़ होगा। ये पहला स्केच नहीं था जो उसने उमर जहांगीर के लिए तैयार किया था।
पिछले कई सालों में ऐसे कई स्केचेस उसने तैयार किए थे। उसका चेहरा इन चंद चेहरों में से था जो किसी भी लम्हे उसके जहन से गायब नहीं होते थे। बाज़ दफ़ा जब वो उमर का कोई बहुत अच्छा स्केच बना लेती तो उसे पोस्ट कर देती। जवाब में बाज़ दफ़ा वो शुक्रिया के तौर पर कार्ड भेज देता या फिर फ़ोन कर लेता। अलीज़ा के लिए इतना ही काफ़ी होता था। अगर वो ये दोनों काम ना भी करता तो भी शायद उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कुछ देर वहीं खड़ी स्केच को देखती रही, फिर उसने झुककर स्केच के नीचे एक कोने में कुछ लिख दिया था। सीधी होकर वो मुस्कुराई थी और उसने पेन को दोबारा होल्डर में रख दिया था। उमर अचानक बहुत रिज़र्व हो गया था। बाकी सब की तरह ये तब्दीली अलीज़ा ने भी नोट की थी। वो ज़्यादा देर अपने कमरे में ही रहता और जब खाने के लिए बाहर आता तो भी खामोश ही रहता। नानो और नाना के साथ पहले की तरह हंसी मजाक नहीं करता था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो पहले की तरह ही हूँ, बस ज़रा पेपर्स की वजह से ज़्यादा मसरूफ़ हो गया हूँ। उस दिन रात के खाने पर नानो ने उससे कह ही दिया और जवाब में उसने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ वजाहत कर दी। खामोशी तुम पर सूट नहीं करती उमर। नाना ने स्वीट डिश लेते हुए गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। अच्छा, तो फिर क्या सूट करता है? उमर ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। तुम वैसे ही अच्छे लगते हो जैसे पहले थे, हंगामा करते हुए, कहकहे लगाते हुए, शोर मचाते हुए, नानो ने कहा था। रहने दे ग्रैनी, मैं अब 24 साल का हूँ। आप मेरी जो बातें बयान कर रही हैं उससे तो मैं 6 साल का बच्चा लगता हूँ। उमर ने एक शर्मिंदा मुस्कुराहट के साथ कहा था। वो अब सलाद खा रहा था। हम लोगों के लिए तुम कभी भी 25 साल के नहीं होगे, हमेशा 6 साल के ही रहोगे और हम लोग चाहेंगे कि तुम भी खुद को 6 साल का ही समझो। अलीज़ा ने बड़ी संजीदगी से नज़रें उठाकर नानो को देखा। वो अपने साथ कुर्सी पर बैठे हुए उमर का गाल चूमते हुए उससे कह रही थी। उमर ने नानो की बात के जवाब में कुछ नहीं कहा था, सिर्फ खामोशी से सलाद खा रहा था। नानो और नाना के भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मुझे वो किसी और तरह से ट्रीट करते हैं, उमर को किसी और तरह से। मुझे वो कुछ और तरह का देखना चाहते हैं और उमर को किसी और तरह का। और फिर भी नानो कहती हैं कि उनके लिए सब एक जैसे हैं, वो सबसे एक जितना प्यार करती हैं। हालांकि ऐसा तो नहीं है। अब क्या उमर से वो मेरे जितना ही प्यार करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं उनके पास इतने सालों से रह रही हूँ और उमर को आए हुए तो चंद हफ्ते हुए हैं और नानो ने कितनी आसानी से उसे मेरी जगह दे दी। हालांकि उमर को तो इस जगह की ज़रूरत भी नहीं है। उसे नाना या नानो की मोहब्बत की क्या परवाह हो सकती है? उसके पास तो पहले ही सब कुछ है। अलीज़ा को नानो से शिकायत होने लगी थी और नानो से बहुत सी शिकायतें होती रहती थीं और वो कभी भी उनका इजहार नहीं करती थी। सिर्फ उसके दिल में एक और गिरह का इजाफा हो जाता था। उस दिन दोपहर से कुछ पहले वो क्रिस्टी को नहला रही थी जब नानो ने मुलाजिम के ज़रिए उसे लाउंज में बुलवाया था। अलीज़ा, तुम्हारे पापा का फ़ोन है, वो तुमसे बात करना चाह रहे हैं। उसे देखते ही नानो ने जो फ़ोन पर बात कर रही थी रिसीवर उसकी तरफ बढ़ा दिया था। वो बेख्तियार खुश हुई थी। पापा का फ़ोन है? उसने कुछ बेयकीनी से कहा। आमतौर पर वो 2 या 3 माह बाद एक बार उसे कॉल करते थे और वो भी रात के वक्त, मगर इस बार 1.5 माह के बाद ही दूसरी कॉल कर ली थी। हेलो अलीज़ा, कैसी हो तुम? फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनते ही पापा ने कहा था। मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? उसने जवाबन पूछा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी? उन्होंने पूछा था। हाँ पापा, 1 माह रह कर आई हूँ, मम्मी ने बुलाया था, उसने कहा था। सब लोग ठीक हैं वहाँ? हाँ, सब ठीक है। एंजॉय किया वहाँ? हाँ, बस थोड़ा बहुत। कितनी छुट्टियाँ रह गई हैं बाकी? उन्होंने पूछा। बस 1 हफ़्ता। अच्छा, फिर ऐसा करो, 1 हफ़्ते के लिए मेरे पास आ जाओ। आपके पास? मस्कत? वो हैरान हुई थी। नहीं, मस्कत नहीं, कराची में आया हुआ हूँ। पाकिस्तान आए हुए हैं? कब आए हैं? वो बेख्तियार खुश हुई थी। काफ़ी दिन हो गए हैं, मेरा दिल चाह रहा है तुम्हें देखने को। मेरा दिल भी आपको देखने को चाह रहा है। तो बस ठीक है, तुम कल कराची आ जाओ, उन्होंने हतमी अंदाज में कहा था। आपने नानो से बात कर ली? उसने हामी भरने से पहले उनसे पूछा था। हाँ, मैंने उन्हें बता दिया है। एयरपोर्ट से फ़ोन कर देना, मैं ड्राइवर भेज दूँगा। घर का नंबर है ना पास? यस पापा। और मोबाइल का? वो भी है। बस ठीक है, अब तुमसे कराची में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, उन्होंने बात ख़त्म करते हुए कहा था। पापा, उसने बड़ी तेज़ी से कहा था। वो फ़ोन बंद करते करते रुक गए थे। क्या बात है अलीज़ा? उन्होंने पूछा था। वो चंद लम्हे खामोश रही। पापा,
मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। उसने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा था। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ अलीज़ा। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया। तो फिर तुम जा रही हो? फ़ोन का रिसीवर कानों से हटाते ही नानो ने उससे सवाल कर दिया। हाँ नानो, मैं तुम्हारी सीट बुक करवा देती हूँ। कितने दिन रहोगी वहाँ? नानो ने उससे पूछा था। कम से कम 1 हफ्ता और ज़्यादा से ज़्यादा का कोई पता नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। हाँ, 1 हफ्ते के बाद तुम्हारा कॉलेज भी तो खुल रहा है, नानो ने जैसे उसे याद दिलाया था। हाँ, मुझे पता है नानो, कुछ नहीं होता अगर मैं कॉलेज से कुछ छुट्टियाँ भी ले लूँ। आपको तो पता है कि मैं कितनी देर के बाद पापा से मिल रही हूँ, लेकिन तुम्हारी स्टडीज़ का हर्ज होगा। कुछ नहीं होगा नानो, मैं वापस आने के बाद सब कुछ कवर कर लूँगी। आप जानती हैं मुझे, ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसने इसरार किया था। ठीक है, तुम शैला को फ़ोन पर कॉलेज में एप्लीकेशन देने के लिए कह देना, नानो उसे हिदायत देती हुई उठ खड़ी हुई थी। उस रात वो बेतहाशा खुश थी और ये खुशी किसी से भी छुपी नहीं रह सकी थी, हत्ता कि उमर से भी। रात के खाने पर नानो ने नाना को उसके कराची जाने के बारे में बता दिया था। उमर ने उस वक्त गौर से उसका चेहरा देखा था। वो आज पहली बार खाने की टेबल पर मुस्कुरा रही थी। नाना कुछ देर उससे उसके पापा का हाल अहवाल पूछते रहे। वो बड़े जोशो खरोश से प्रोग्राम के बारे में बताती रही। रात को वो अपना सामान पैक कर रही थी जब नानो उसके कमरे में आई थी। कल सुबह 9 बजे की फ़्लाइट है, तुम 7 बजे तक तैयार हो जाना। मैंने उमर को कह दिया है, वो तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगा, उन्होंने उसे इत्तला देते हुए कहा था। उमर ड्रॉप करेगा? मगर उमर क्यों नानो, ड्राइवर को कहे ना। वो कुछ सटपटाई थी। ड्राइवर आज नहीं आया, मुझे नहीं पता कल भी आता है या नहीं। वैसे भी ड्राइवर 8:30 बजे आता है और तुम्हें 8 बजे तक एयरपोर्ट पर पहुंच जाना चाहिए। आज ड्राइवर आ जाता तो मैं उसे कल जल्दी आने का कह देती। आप नाना से कह देना मुझे ड्रॉप करने के लिए, उसने फिर इसरार किया था। तुम्हारे नाना को मैं इतनी सुबह कहाँ उठाऊं? तुम्हें उमर के साथ जाने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, बस वैसे ही, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बस वही तुम्हें सुबह छोड़ने जाएगा, नानो ने हतमी तौर पर कहा था। अलीज़ा ने होंठ भींच लिए थे। वो तो सुबह उठते ही नहीं, तो फिर कल, नानो ने उसकी बात काट दी थी। ये तुम्हारा नहीं मेरा प्रॉब्लम है। कल वो उठ जाएगा और नहीं भी उठा तो मैं उसे उठा दूंगी, नानो कहते हुए कमरे से निकल गई। अगली सुबह वो बहुत एक्साइटेड थी। अपना बैग लेकर जब वो लाउंज में आई तो वहाँ उमर नहीं था। तुम बैठकर नाश्ता कर लो, नानो ने उसे देखते ही कहा। नहीं नानो, मुझे कुछ भी नहीं खाना, बस अब मुलाजिम से कहें मेरा बैग गाड़ी में रख दे, उसने बैग फर्श पर रखते हुए कहा था। कुछ खाए पिए बगैर घर से निकलना ठीक नहीं है, नाश्ता कर लो। नानो, मुझे भूख नहीं है। भूख है या नहीं, तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर खाना है। मैं प्लेन में खा लूँगी, प्लेन में पता नहीं क्या मिले और क्या नहीं, बस तुम यहीं खाओ, नानो की ज़िद बरकरार थी। प्लीज़ नानो, मेरा दिल नहीं चाह रहा, बिलीव मी, मेरा दिल वाकई नहीं चाह रहा, वो सटपटाई। चलो जूस ही पी लो, अलीज़ा ने कुछ सोचकर जूस का गिलास उठा लिया था। नानो ने मुलाजिम को आवाज़ देकर बैग गाड़ी में रखने के लिए कहा था। आप देख लें कि उमर अभी तक नहीं आया, मैंने आपसे कहा था ना, उसने जूस का गिलास खाली करते ही कहा। वो अभी तक सो रहा होगा, आपने ख्वामखाही उसे मुझे छोड़ने के लिए कहा, अलीज़ा ने घड़ी देखी। मैं पता करवाती हूँ, सो भी रहा होगा तो मुलाजिम उठा देगा, ये कौन सा इतना बड़ा प्रॉब्लम है, नानो ने इत्मीनान से कहा था। मुलाजिम को आवाज़ देकर उन्होंने उसे उमर के कमरे में भेजा था। मुलाजिम चंद मिनटों में ही वापस आ गया था। उमर उसके पीछे था। उसके हुलिये से लग रहा था कि वो अभी अभी सो कर उठा है। वो नाइट सूट और स्लीपर्स में ही मलबूस था। नानो ने मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल किया था। तुम्हें याद नहीं रहा कि तुम्हें आज अलीज़ा को एयरपोर्ट छोड़ने जाना है, नानो ने उससे पूछा। मुझे जगाने के लिए मुलाजिम को भेजना पड़ा? नहीं, मुलाजिम के जाने से पहले ही उठा हुआ था, मुझे याद था, मैं अलार्म लगा कर सोया था। अलीज़ा ने 7 बजे तैयार होकर नीचे आना था। मैंने सोचा 15 मिनट में वो ब्रेकफास्ट करेगी। मैं 7:10 का अलार्म लगाकर सोया और 5 मिनट में यहाँ हूँ, उसने उंगलियों से बालों में कंघी करते हुए बताया। उसकी हर चीज़ हमेशा की तरह थी। नानो उसकी बात के इख्तिताम पर कुछ फ़खरिया अंदाज में अलीज़ा की तरफ देख कर मुस्कुराई थी। वो कुछ कहे बगैर नज़रें चुरा गई। चलें अलीज़ा, उमर ने इस बार अलीज़ा से पूछा। वो खामोशी से खड़ी हो गई। आओ मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ाती हूँ, नानो ने अलीज़ा का हाथ पकड़ लिया था।
उमर उनके आगे चलता हुआ बाहर निकल आया। वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था जब नानो ने उसे गले लगाकर खुदा हाफिज कहा था। वहाँ जाते ही मुझे रिंग कर लेना, मुझे तसल्ली हो जाएगी, उन्होंने अलीज़ा से कहा था, और कोशिश करना कि जल्दी आ जाओ। अलीज़ा ने मुस्कुराकर सर हिला दिया था। उमर ने फ्रंट डोर खोल दिया था। अलीज़ा ने एक बार फिर नानो की तरफ हाथ हिलाया और गाड़ी में बैठ गई। नानो वही पोर्च में खड़ी हाथ हिलाती रही थी। बहुत खुश हो अलीज़ा? गाड़ी सड़क पर लाते ही उमर ने उससे पूछा था। हाँ, उसने उसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया था। तुम्हारे पापा भी बहुत खुश होंगे, जाहिर है वो मुझसे भी ज़्यादा खुश होंगे, उसने फ़ख्रिया अंदाज में कहा था। वहाँ एयरपोर्ट पर कौन रिसीव करेगा तुम्हें? उमर ने मिरर ठीक करते हुए पूछा। जाहिर है कि पापा ही रिसीव करेंगे, उसने बेइख्तियार झूठ बोला था। तुम्हारे पापा काफ़ी साल के बाद आए हैं पाकिस्तान, उसने पूछा था। हाँ, 3 साल के बाद। तुम 3 साल के बाद मिल रही हो? 4 साल बाद। हर साल क्यों नहीं मिलती? बस वैसे ही। पापा तो मुझे मस्कत बुलाते रहते हैं, मगर मेरा दिल नहीं चाहता वहाँ जाने को। मैं मम्मी के पास चली जाती हूँ, इसलिए कि मस्कत में बहुत गर्मी होती है। मैं सोचती हूँ शायद मुझे वहाँ का मौसम सूट ना करे। मुझे असल में ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा मज़ा आता है। वो यके बाद दीगरे वजाहतें करती जा रही थी। उमर जहांगीर ने गर्दन मोड़कर चंद लम्हे उसे देखा था। हाँ, वाकई ऑस्ट्रेलिया में रहने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं भी चंद साल पहले वहाँ गया था। उसने जैसे उसके झूठ में उसकी मदद की। अलीज़ा ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा था। वो एक बार फिर विंड स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा था। उसका चेहरा बेतासुर और पुरसुकून था। वो कुछ मुतमईन हो गई थी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए मैं वहीं जाती हूँ। उसने एक बार फिर अपनी बात दोहराई थी। गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई। रास्ते में एक फ्लावर शॉप पर उसने गाड़ी रोक दी। कुछ कहे बगैर वो गाड़ी से उतर गया था। चंद मिनट बाद जब उसकी वापसी हुई तो उसके हाथ में सफ़ेद लिली का बुके था। उसने गाड़ी में बैठते ही उसे अलीज़ा की गोद में रख दिया। वो हैरान हो गई। ये तुम्हारे लिए है, उसने एक मुस्कुराहट के साथ कहा था। मगर किस लिए? फूल देने के लिए किसी वजह की ज़रूरत तो नहीं होती है। बगैर किसी वजह के भी तो दिए जा सकते हैं, और मैं तो वैसे भी तुम्हें बहुत से गिफ्ट देता रहता हूँ, तुम इन्हें भी गिफ्ट समझो। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा था। वो कुछ देर उसका चेहरा ही देखती रही। थैंक यू। कुछ देर के बाद उसने कहा था, वेलकम। उसने उसी पुरसुकून अंदाज में कहा था। एयरपोर्ट पर गाड़ी पार्क करने के बाद उसने अलीज़ा का बैग उठा लिया था। अलीज़ा ने उससे बैग लेना चाहा। इट्स ऑल राइट अलीज़ा, मैं तुम्हें अंदर छोड़ाता हूँ। उसने बैग नहीं दिया था। अलीज़ा ने दोबारा इसरार नहीं किया था। तुम वापस कब आओगी? उसके साथ चलते हुए उसने पूछा। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद, या शायद कुछ ज़्यादा दिन लग जाएं, उसने उसे बताया था। वापसी पर तुम्हें एक और खुशखबरी मिलेगी, उसने सरसरी से अंदाज में कहा था। अलीज़ा ने चौंक कर उसे देखा था। वो नॉर्मल अंदाज में मुस्कुराया था। कैसी खुशखबरी? ये तो तुम्हें वापसी पर ही पता चलेगी। फिर भी आप बताएं तो सही, उसने इसरार किया था। बस ये तो तुम्हें वापस आने के बाद ही पता चलेगा। वो टस से मस नहीं हुआ था। अलीज़ा ने उसकी तरफ देखकर कंधे उचका दिए। बैग उसे थमाते हुए उसने अलीज़ा को खुदा हाफिज कहा था। वो अंदर जाने के लिए मुड़ गई थी। अलीज़ा, उसे अपने पीछे उसकी आवाज़ सुनाई दी थी। उसने मुड़कर देखा। आई विल मिस यू, अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ उसने इंग्लिश में कहा था। वो कुछ हैरानी से उसे देखती हुई वापस मुड़ गई। अगले दिन यूनिवर्सिटी में उसका दिल नहीं लगा था। घर वापस आते ही वो सीधा किचन में गई। नानो, रात के लिए क्या पकवा रही हैं? कोई ख़ास चीज़ खाने को दिल चाह रहा है? नानो ने मुस्कुराते हुए पूछा था। नहीं, मैं अपने लिए नहीं, उमर के लिए पूछ रही हूँ। उसके लिए क्या बनवा रही हैं? नानो कुर्सी पर बैठी मुलाजिम से फ्रीज़र साफ़ करवा रही थी। उन्होंने कुछ हैरानी से उसे देखा था। उमर के लिए तो कुछ भी नहीं बनवा रही। क्यों नानो? वो कुछ हैरान रह गई। आपको याद है ना कि वो रात को आ रहा है? हाँ, मुझे याद है। वो 2 बजे की फ़्लाइट से यहाँ आएगा। पहुँचते पहुँचते उसे 3 बज जाएंगे। जाहिर है कि उस वक्त तो वो खाना नहीं खाएगा, सीधा सोने के लिए चला जाएगा। फिर भी नानो, फ़र्ज़ करें उसने खाना ना खाया हुआ तो? ये फ़र्ज़ करने वाली बात है ही नहीं। वो रात का खाना यकीनन फ़्लाइट में ही खाएगा। तुम जानती हो कि खाने के मामले में वो कितना बाकायदा है। फिर भी नानो, भूख का क्या है, वो तो किसी भी वक्त लग सकती है। अगर उसने कुछ खाने के लिए मांग लिया, बाज़ दफ़ा तुम हमाकत की हद कर देती हो अलीज़ा। इस तरह बात कर रही हो जैसे घर में खाने के लिए कुछ हो ही ना। तुम्हें पता है हर वक्त फ्रिज में 2-3 डिशेस ज़रूर होती हैं।
भूखा नहीं सोएगा वो। अलीज़ा कुछ शर्मिंदा सी हो गई थी। अलबत्ता कल के लिए मैं काफ़ी डिशेस बनवा रही हूँ, तुम देख लेना, बल्कि खुद भी खानसा माँ से कह देना अगर कोई ख़ास चीज़ वो भूल जाए तो। वो अब दोबारा मुलाजिम की तरफ मतवजा हो चुकी थी। मैं देख लूँगी, आप फिक्र ना करें। वो किचन से बाहर आ गई थी। लाउंज की घड़ी 3 बजा रही थी और वो रात के 3 बजे घर पहुँचेगा। अभी पूरे 12 घंटे बाकी हैं और मुझे इन 12 घंटों में क्या करना चाहिए, उसने सोचने की कोशिश की थी। अपने कमरे में जाकर रात को पहनने के लिए कपड़े देखने शुरू कर दिए थे। फिर एक लिबास उसने मुंतखब कर ही लिया था। एक ख्याल आने पर वो वापस किचन में आ गई थी। नानो, उमर ड्राइवर को पहचानेगा कैसे? ये ड्राइवर तो नया है और ड्राइवर भी उमर को नहीं पहचानता। मैंने ड्राइवर को उमर की तस्वीर दिखा दी थी। मज़ीद एहतियात के तौर पर मैंने उसे कार्ड पर उमर का नाम लिख दिया है। उमर कार्ड उसके पास देखकर खुद ही आ जाएगा। हाँ, ये ठीक है। वो मुतमईन होकर वापस अपने कमरे में आ गई थी। रात का खाना उसने नानो के साथ 8 बजे खा लिया। पहली बार क्लॉक को बार बार देखते हुए उसे एहसास हुआ कि वक्त को पर नहीं लगते, बल्कि बाज़ दफ़ा वक्त बिल्कुल रुक भी जाता है। उसकी तेज़ रफ्तारी ही सब्र आज़मा नहीं होती, बाज़ दफ़ा उसकी सुस्त रफ्तारी भी तकलीफ़ दे होती है। नानो, आप ड्राइवर को कितने बजे भेजेंगी? खाने से फारिग होकर लीज़ा ने पूछा था। 1 बजे। आप उमर का इंतज़ार करेंगी? ज़ाहिर है, मुझे तो वैसे भी रात को नींद नहीं आती, मगर तुम चाहो तो जाकर सो जाओ। नहीं नानो, मैं भी इंतज़ार करूँगी। तुम्हें सुबह यूनिवर्सिटी जाना है? तुम्हें सुबह यूनिवर्सिटी जाना है, नानो ने उसे याद दिलाया। हाँ मुझे पता है, लेकिन कुछ नहीं होगा, उसने उनकी याद दहानी को सुनी अनसुनी करते हुए कहा था। खाने से फारिग होकर वो नानो के साथ लाउंज में बैठ गई। टीवी पर प्रोग्राम देखते हुए वो साथ साथ उमर के बारे में भी बातें करती जा रही थी। 1 बजे उन्होंने बाहर गाड़ी के स्टार्ट होकर जाने की आवाज़ सुनी थी। घड़ी की सुइयां बहुत सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रही थीं। 1:30, 2, 2:30, 3। 3:15 बजे उन्होंने गेट पर हारन की आवाज़ सुनी थी। उमर आ गया है, बेख्तियार अलीज़ा के मुंह से निकला था। वो नानो के साथ लाउंज का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई थी। गाड़ी पोर्च में दाखिल हो रही थी। अलीज़ा को एक झटका लगा। गाड़ी में कोई भी नहीं था। उसने हैरानी से कहा, नानो, गाड़ी में उमर नहीं है। पता नहीं क्या बात है, नानो बड़बड़ाई थी। ड्राइवर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया था। क्या हुआ आज़म, उमर कहाँ है? नानो ने उससे पूछा। वो जी, फ़्लाइट कैंसिल हो गई मौसम की वजह से। क्या? फ़्लाइट कैसे कैंसिल हो गई? मुझे तो उमर ने कोई इत्तला नहीं दी। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे बता तो देता। तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, नानो ने फ़िक्रमंदी से कहा था। नहीं जी, मैंने तो इंक्वायरी काउंटर से पता करवाया था। आप बेशक खुद ही फ़ोन करके पता कर लें। मैंने तो कुछ लोगों से भी पूछा था, उन्होंने भी यही कहा था। नानो अभी भी बेयकीनी से देख रही थी। समझ में नहीं आ रहा कि उसने मुझे बताया क्यों नहीं। हो सकता है उमर भूल गया हो, अलीज़ा ने कुछ मायूसी से कहा था। नहीं, उमर इतना लापरवाह तो नहीं हो सकता। बेगम साहिबा, अब मैं क्या करूं? ड्राइवर ने पूछा था। ठीक है, तुम भी जाकर सो जाओ, अलीज़ा ने नानो के साथ अंदर जाते हुए कहा। उमर को इत्तला देनी चाहिए थी। नानो अब भी फिक्रमंद थी। हो सकता है अभी कुछ देर तक उसका फ़ोन आ जाए या सुबह फ़ोन कर दे, अलीज़ा ने नानो को तसल्ली दी थी। हाँ, हो सकता है। आप सो जाएं नानो। हाँ, मैं तो सो जाऊंगी, तुम भी जाकर सो जाओ। वह सर हिलाकर वहाँ से हट गई। वो बेदिली के साथ अपने कमरे में आई थी। उसकी आंखों से नींद मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी थी। वो अब झुंझला रही थी। क्या फ़ायदा हुआ इस तरह हवन्नकों की तरह इंतज़ार करने का? नानो ठीक कहती हैं, बाज़ दफ़ा कि मैं वाकई हद कर देती हूँ, हमाकत की। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। उमर को ना आने पर इत्तला तो देनी चाहिए थी। उसे सोचना चाहिए था यहाँ सब लोग उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। वो अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। बेख्तियार उसके कदम उमर के कमरे की तरफ उठ गए थे। कमरे की लाइट जलाकर उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई थी। उसे कमरा यकदम बहुत उदास लगने लगा था। कुछ देर पहले मुकम्मल नज़र आने वाली हर चीज़ यकदम नामुकम्मल नज़र आने लगी थी। वो कुछ और दिलगरिफ्ता हो गई। कमरे में रखी ताज़ा फूलों की अरेंजमेंट्स को लेकर वो बेड पर बैठ गई और उसने उन्हें दोबारा तरतीब देना शुरू कर दिया। चंद मिनटों में ये मसरूफियत भी ख़त्म हो गई थी। उसने उन्हें नई जगहों पर रखा था। मध्यम आवाज़ में स्टीरियो ऑन कर दिया था। कल कमरे की सफाई करवाते हुए भी वो यही कैसेट सुन रही थी। एवरीथिंग आई डू इट फॉर यू। ब्रायन एडम्स की खूबसूरत आवाज़
कमरे में लहराने लगी। अगर वो आ जाता तो इस वक्त ये कमरा इतना उदास और अकेला ना होता। वो लाशौरी तौर पर एक बार फिर उसके बारे में सोच रही थी। रैक में पड़ा हुआ एक नावल उठाकर वो बेड पर बैठ गई थी। वो जैसे कमरे की तन्हाई और उदासी को दूर करने की कोशिश कर रही थी, जैसे उम्र की कमी को पूरा करना चाह रही हो। नावल पढ़ते हुए उसने सोचने की कोशिश की थी कि वो इस वक्त कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। वो जहाँ भी होगा सो रहा होगा। फौरन उसके जहन में उभरा था, और यहाँ पर लोग उसके इंतज़ार में जाग रहे हैं। उसकी खफगी में कुछ और इजाफा हो गया था। नावल पढ़ते हुए उसे अपनी आंखें बोझल होती हुई महसूस हुईं। आंखों को बंद करके उसने आंखों को कुछ आराम पहुंचाने की कोशिश की थी। दोबारा आंखें खोलने की उसे कोशिश ही नहीं करनी पड़ी थी। वो सो चुकी थी। जिस वक्त दोबारा उसकी आंख खुली थी तो कमरे में सूरज की रोशनी फैल चुकी थी। आंखें खोलकर वो कुछ देर तक यही समझने की कोशिश करती रही कि वो है कहाँ। फिर यकदम वो जान गई थी कि वो कहाँ है। उसे हैरानी हुई थी कि वो वहाँ कैसे सो गई थी। उसने याद करने की कोशिश की थी कि वो सोने से पहले क्या कर रही थी। उसे याद आ गया, वो नावल पढ़ रही थी और फिर मुझे नींद आ गई होगी। उसकी नज़र सामने दीवार पर लगे हुए वॉल क्लॉक पर पड़ी थी। 10:30 बजने वाले थे और वो हक्का बक्का हो गई थी। मैं इतनी देर तक सोती रही। वो उठकर बैठ गई। नानो ने ये सोचकर मुझे उठाने की कोशिश नहीं की होगी कि मैं रात को देर से सोई थी। अब अपनी नींद पूरी कर लूं, उसने सोचा था। बाएं हाथ से जमाई रोकते हुए उसने अपनी टांगों से कंबल हटाना चाहा और एक बार फिर रुक गई थी। उसने याद करने की कोशिश की कि क्या रात को उसने अपने ऊपर कंबल लिया था। उसे याद था कि जिस वक्त वो नावल पढ़ रही थी उस वक्त उसने कंबल नहीं ओढ़ा था। हो सकता है नींद में ले लिया हो, उसने सोचा था। कंबल हटाने के बाद उसने बेड पर नावल देखने की कोशिश की थी। नावल बेड पर नहीं नजर आया था। उसने नीचे कारपेट पर देखा, नावल वहाँ भी नहीं गिरा हुआ था। वो कुछ उलझ गई थी। नावल को वहीं होना चाहिए था। उसने गर्दन मोड़कर साइड टेबल पर देखा और कुछ देर तक वो उसे देखती ही रह गई। नावल को वहाँ होना चाहिए था। उसे याद ही नहीं था कि उसने नावल वहाँ रखा था। हो सकता है मेरे सोने के बाद नानो वहाँ आई हो और नावल उठाकर यहाँ रख दिया हो। उसे बिलाखिर ख्याल आया और वो कुछ शर्मिंदा सी हो गई। पता नहीं मेरे यहाँ होने पर नानो ने क्या सोचा होगा और अब मुझे क्या बहाना करना चाहिए। कंबल तह करते हुए वो सोच रही थी। कंबल तह करने के बाद उसने स्विच पैनल को देखा। सारे स्विचेस ऑफ थे। स्टीरियो भी ऑफ कर दिया गया था और अब तो इस बात में कोई शक ही नहीं रह गया था कि नानो वहाँ आई थी। उसने बेड की चादर ठीक की और दुपट्टा उठाकर कमरे से निकलने लगी थी जब उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी थी। वो साकित हो गई थी। वहाँ एक वॉलेट और रिस्ट वॉच पड़ी थी। वो बेयकीनी से उन चीज़ों को देखती रही थी। फिर उसने कमरे का तफसीली जायज़ा लिया। कमरे में और कुछ भी नहीं था। फिर ख्याल आने पर वो लपक कर ड्रेसिंग रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलते ही उसके लबों पर एक मुस्कुराहट नमूदार हो गई। वहाँ 2 भारी भरकम सूटकेस पड़े हुए थे। वो तकरीबन भागती हुई कमरे से बाहर आई थी। नानो को आवाज़ें देते हुए लाउंज में आ गई। इधर किचन में हूँ अलीज़ा, क्या हो गया है? नानो की आवाज़ उसे सुनाई दी। वो किचन की तरफ चली गई। नानो सलाद बना रही थी। नानो, उमर आ गया है। नानो ने अपनी मुस्कुराहट छुपा ली थी। नहीं, तुमसे किसने कहा? उन्होंने अनजान बनते हुए कहा। अलीज़ा ने उनकी मुस्कुराहट देख ली थी। नानो, प्लीज़ झूठ ना बोलें, उमर आ गया है, मुझे पता है। वो कुर्सी खींच कर उनके पास बैठ गई। हाँ, आ गया है। सुबह 4:30 बजे आया था, मगर उसकी तो फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी। हाँ, मगर वो उस फ़्लाइट से नहीं आया। और तो तुमने ये क्या बेवकूफ़ी की? सारा दिन कमरा तैयार करने के बाद खुद वहाँ जाकर सो गई। नानो ने उसे डांटना शुरू कर दिया। वो बेचारा थका हुआ था। अपने कमरे में गया तो वहाँ तुम सोई हुई थी। वो वापस आ गया। मैं तुम्हें जगाना चाहती थी मगर उसने मना कर दिया अंदर जाने से। उसने कहा कि वो कहीं और सो जाएगा। मैंने उसे एक कमरा खोल दिया मगर कंबल वगैरह सारे स्टोर में थे। फिर मैंने उसे अपना कंबल दे दिया और ख़ुद तुम्हारे कमरे से कंबल ले आई। नानो सलाद बनाते हुए उसे बता रही थी। मैं वैसे ही उसके कमरे में गई थी, फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। मुझे क्या पता था वो आज ही आ जाएगा। लेकिन वो आया कैसे? टैक्सी पर आया है। अब कहाँ है? अभी सोया हुआ है। कहाँ? मेरे कमरे के साथ वाले कमरे में। अब तुम उसको जगाने मत पहुँच जाना। नहीं नानो, मैं क्यों उसे जगाऊंगी? वो कुछ शर्मिंदा हुई थी। वैसे वो कब उठेगा? कुछ देर बाद उसने पूछा था।
पता नहीं, मेरा ख्याल है लंच तक उठ ही जाएगा, इसीलिए मैं लंच पर उसके लिए ख़ास तौर पर डिशेस तैयार करवा रही हूँ। नानो ने उसे बताया था। यूनिवर्सिटी का टाइम तो निकल गया है, अब तुम हाथ मुंह धो लो, कपड़े चेंज करो और आकर कुछ खा लो, नानो ने उससे कहा था। वो सर हिलाती हुई कुछ मसरूर सी अपने कमरे में आ गई थी। 15 मिनट में वो नहा धोकर दोबारा किचन में गई थी। मैं अब लंच ही करूँगी, अभी कुछ खा लिया तो फिर भूख नहीं रहेगी, उसने आते ही ऐलान किया था। ठीक है, मत खाओ, नानो ने इसरार नहीं किया था। आपने उमर के साथ बातें की थी? उसने बड़ी दिलचस्पी से पूछा था। नहीं, क्यों? भाई क्या बातें करती, 4:30 बजे तो वो बेचारा आया था और मैं उस वक्त उससे क्या बातें लेकर बैठ जाती, नानो कस्टर्ड की गार्निशिंग करते हुए कह रही थी। कैसा लग रहा था? अलीज़ा ने इश्तियाक से पूछा था। ही हैज़ ऑलवेज बीन हैंडसम, वो हमेशा से हैंडसम है, नानो ने फ़ख्रिया अंदाज में कहा था। नानो, मैं इसलिए पूछ रही थी कि वो पहले से कुछ बदला हुआ है या नहीं। अलीज़ा, अभी उठ जाएगा तो देख लेना कि बदला है या नहीं, नानो ने मुस्कुराते हुए कहा। एयरपोर्ट पर ड्राइवर उसके नाम का कार्ड लिए मौजूद था। वो खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। एयरपोर्ट से घर तक का रास्ता भी खामोशी से तय हुआ। ड्राइवर गाड़ी ड्राइव करता रहा था और वो सड़क पर नजर आने वाली ट्रैफिक देखती रही थी। जो जो घर करीब आता जा रहा था, उसके दिल की धड़कन भी तेज़ होती जा रही थी। वो मुसलसल अपने बाप के बारे में सोच रही थी। वो यकीनन मुझे देखकर हैरान होंगे, क्योंकि अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। हो सकता है अब मेरा कद भी उनके बराबर आ गया हो, उसने मुस्कुराते हुए सोचा था। बाबा यकीनन मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे, इसीलिए तो उन्होंने मुझे यहाँ आते ही बुला लिया है। उसे कुछ फ़ख्र का एहसास हुआ था। गाड़ी अब उसके ददियाली घर पहुँच गई थी। ड्राइवर के हारन बजाने पर गेट खुल रहा था। सामने पोर्च खाली नज़र आ रहा था। अभी हारन सुनने पर पापा बाहर आ जाएंगे, उसने कुछ मसरूर होकर सोचा। गाड़ी अब पोर्च में पहुँच गई थी। वो दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आई। पोर्च अभी भी खाली था। ड्राइवर अब डिग्गी से उसका सामान निकाल रहा था। वो अभी भी अंदर से पापा या किसी और की आमद की मुंतज़िर थी। ड्राइवर ने डिग्गी से सामान निकालने के बाद उससे कहा, अलीज़ा बीबी, अंदर आ जाएं। ये कहते हुए वो पीछे देखे बगैर आगे बढ़ गया। उसे यकदम मायूसी हुई थी। पापा यकीनन लाउंज में होंगे और मेरे अंदर आने का इंतज़ार कर रहे होंगे, उसने फ़ौरन ख़ुद को तसल्ली दी थी। ड्राइवर के पीछे वो भी अंदर दाखिल हो गई थी। लाउंज खाली था, वहाँ कोई भी नहीं था। ड्राइवर ने एक कोने में उसका बैग रख दिया था। आप बैठ जाएं, मैं अंदर बता देता हूँ, ड्राइवर उससे कहता हुआ अंदर चला गया। अलीज़ा को वो खुद से ज़्यादा उस घर का एक फ़र्द लगा था। किसी मेहमान की तरह वो एक सोफ़े पर बैठ गई थी। उसकी मायूसी में कुछ और इजाफा हो गया था। घर में इतनी खामोशी थी जैसे वहाँ मुलाजमों के अलावा कोई था ही नहीं। उस घर में हमेशा इतनी ही खामोशी रहती थी। बचपन से लेकर अब तक वो जितनी बार वहाँ आई थी, हमेशा इसी खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया था। हाँ, पहले फ़र्क ये था कि पापा उसे दरवाजे पर मिला करते थे और इस खामोशी को बाद में वो महसूस किया करती थी। आज खामोशी को उसने पहले महसूस किया था और पापा से वो भी नहीं मिली थी। पिछली बार जब वो यहाँ आई थी तो दादा के अलावा चची और उनके 2 बच्चों से भी उसकी मुलाकात हुई थी। इस घर के मकीनों की तादाद बस इतनी ही थी। अब पापा और उनकी फैमिली, उसकी सोचों का तसलसल टूट गया था। कमरे में ड्राइवर के साथ एक औरत दाखिल हुई। अलीज़ा ने उसे पहचान लिया था। वो खानसामा की बीवी थी। पिछले कई साल से वो दोनों वहीं काम कर रहे थे। उस औरत ने आते ही बड़ी गर्मजोशी और इनकसारी से अलीज़ा से हाथ मिलाया, उसका हाल अहवाल पूछा था। सब लोग तो अभी सो रहे हैं, आधे घंटे तक उठ ही जाएंगे। साहब ने आपके आने के बारे में हमें रात को बता दिया था और कहा था कि जब आप आएँ तो मैं आपको कमरे में पहुंचा दूं और आराम करने के लिए कहूं, ज़रीना ने उसे आगाह किया था। अलीज़ा को एक और झटका लगा। पापा सो रहे हैं? उसे यकीन नहीं आया था। हाँ, यहाँ सब लोग देर से ही उठते हैं, लेकिन आधे घंटे तक उठ ही जाएंगे। आप मेरे साथ आए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। आप चाहें तो कुछ देर आराम कर लें, ज़रीना ने उसका बैग उठाते हुए कहा था। अब वो उसके आगे चल रही थी और अलीज़ा का सारा जोश व खरोश सर्द हो चुका था। वो खामोशी से ज़रीना के पीछे चलती चली गई। ज़रीना ने एक कमरे का दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया था। वो कमरे तक अलीज़ा की रहनुमाई ना भी करती, तब भी अलीज़ा को वो कमरा अच्छी तरह याद था। हमेशा यहाँ आने पर वो इसी कमरे में ठहरा करती थी। कमरे की कलर स्कीम,
اور پردوں اور کارپیٹ کا رنگ بدلا جا چکا تھا، مگر سیٹنگ وہی تھی۔ زرینہ نے کمرے کے ایک کونے میں اس کا بیگ رکھ دیا تھا۔ علیزہ خاموشی سے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ ملازمہ نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، کچھ بجھے ہوئے دل کے ساتھ اس نے زرینہ سے کہا تھا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی اس کمرے سے نکل گئی۔ وہ چپ چاپ بیڈ پر سیدھا لیٹ گئی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی کہ لاہور میں اس وقت نانو کیا کر رہی ہوں گی۔ وہ یقیناً دوپہر کا کھانا تیار کروا رہی ہوں گی۔ اسے خیال آیا تھا، اور شاید مجھے بھی یاد کر رہی ہوں گی۔ اس نے خود کو خوش کرنے کی کوشش کی تھی۔ بیڈ پر سیدھی لیٹی وہ بہت دیر تک چھت کو بے مقصد دیکھتی رہی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ جب وہ غنودگی کے عالم میں تھی تو اس نے دروازے پر دستک سنی تھی۔ بے اختیار اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ دستک ایک بار پھر ہوئی اور وہ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یس کم ان۔ اپنے ذہن پر چھائی ہوئی غنودگی کو اس نے جھٹک کر دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ دروازہ کھول کر خانسامہ کی بیوی اندر آئی تھی۔ علیزہ بی بی، سکندر صاحب اٹھ گئے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں، اس نے آتے ہی اطلاع دی۔ علیزہ بے اختیار اپنے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ 1.5 گھنٹہ پہلے کی مایوسی اب غائب ہو گئی تھی۔ پاپا کہاں ہیں؟ اس نے زرینہ سے پوچھا تھا۔ وہ لنچ کرنے کے لیے ڈائننگ روم میں گئے ہیں، زرینہ نے اسے بتایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں وہ صرف اکیلے ہی ہیں؟ اس نے کوریڈور میں آ کر زرینہ سے پوچھا تھا۔ نہیں، سب لوگ وہی ہیں، بڑے صاحب، شمامہ بی بی اور طلحہ، اس نے علیزہ کے دادا، چچی اور ان کے بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے کہا۔ انکل منان کہاں ہیں؟ اس نے اپنے چچا کے بارے میں پوچھا تھا۔ چھوٹے صاحب تو فیکٹری گئے ہوئے ہیں اور تانیہ بی بی ابھی اسکول سے ہی نہیں آئیں۔ زرینہ نے گھر کے باقی 2 افراد کے بارے میں بھی اسے اطلاع دے دی اور وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ جب وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو سب لوگ گفتگو میں مصروف تھے۔ سکندر اسے دیکھ کر اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف آئے اور اسے خود سے لپٹا لیا۔ میں تو تمہیں پہچان ہی نہیں سکا علیزہ، تم تو اتنی بڑی ہو گئی ہو، انہوں نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ علیزہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اب تو تم میرے جتنی ہو گئی ہو، انہوں نے اسے بہلاتے ہوئے کہا تھا۔ کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں پاپا، آپ کیسے ہیں؟ اس نے جواباً پوچھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور تمہیں سفر میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوا؟ انہوں نے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس نے مختصراً جواب دیا تھا۔ اپنے دادا ابو اور آنٹی سے ملی ہو؟ اسے ساتھ لیے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے پوچھا تھا۔ نہیں، جب میں آئی تو سب لوگ سو رہے تھے، اپنی آنٹی کو دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور دادا ابو نے حسب عادت اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا حال احوال دریافت کیا۔ آنٹی نے اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر اسے گلے لگایا تھا۔ تمہارے پاپا ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کہ تم تو واقعی بہت بڑی ہو گئی ہو، انہوں نے اس کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ آنٹی، میں 4 سال بعد یہاں آئی ہوں، 4 سال میں مجھے کچھ نہ کچھ تو بڑا ہونا ہی تھا، اس نے کرسی پر بیٹھے ہوئے 12 سالہ طلحہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی چچی جواباً صرف ہلکے سے مسکرا دی تھیں۔ سکندر اب اپنی کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ یہاں میرے پاس آ جاؤ علیزہ، انہوں نے اپنے بائیں طرف والی کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کی طرف آئی تھی۔ سکندر اب دوبارہ اپنے باپ سے باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے پر چند جھریوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ پچھلی بار کی نسبت زیادہ فریش اور سمارٹ نظر آ رہے تھے۔ اسے وہاں ان کے پاس بیٹھ کر عجیب قسم کے تحفظ کا احساس ہونے لگا۔ علیزہ، کھانا شروع کرو بھائی، تم کس چیز کا انتظار کر رہی ہو؟ اس کی چچی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے خاموشی سے پلیٹ اپنے آگے سرکا لی اور اس میں چاول ڈالنے لگی۔ سکندر ابھی بھی اپنے والد سے باتوں میں مصروف تھے۔ چچی اور طلحہ خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، اور وہ جو کل سے یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں آتے ہی سب اسے خاص اہمیت دیں گے کیونکہ وہ 4 سال کے بعد وہاں آئی تھی، بے حد دل گرفتہ تھی۔ یہاں کسی کو اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، حتیٰ کہ میرے پاپا کو بھی نہیں، جو کل یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے بہت مس کر رہے ہیں۔ اس نے بے دلی سے چاول کھاتے ہوئے سوچا۔ چچی نے کھانے کے دوران 2-4 بار ڈشز اس کی طرف بڑھائی تھی، مگر جب اس نے کھانے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی تو ان کا جوش و خروش بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ نانو کے ساتھ کھانا کھانے اور پاپا کے ساتھ کھانے میں کیا فرق ہے۔
उसे एहसास हुआ था दोनों जगह उसके लिए कोई ख़ास तब्दीली नहीं थी। खाने के दौरान उसके दादा अब्बू ने 2-3 बार उसे मुखातिब किया था और फिर खाने से फारिग होकर वो अपने कमरे में चले गए थे। आंटी शमामा भी तलहा के साथ डाइनिंग रूम में से निकल गई थी। तब उसके पापा ने उससे दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया था। स्टडीज़ कैसी जा रही हैं तुम्हारी? उन्होंने स्वीट डिश निकालते हुए पूछा था। बहुत अच्छी, वो बाप के मुखातिब करने पर एक बार फिर खुश हो गई थी। कौन सी क्लास में हो? उसे उनके सवाल पर एकदम धचका लगा। उसका ख्याल था उन्हें ये याद होगा, हर बार फ़ोन पर वो उन्हें अपनी क्लास के बारे में ज़रूर बताया करती थी। ए लेवल्स में, मध्यम आवाज़ में उसने कहा था। आगे क्या करने का इरादा है? आगे के बारे में अभी सोचा नहीं। आप बताएं पापा, मुझे आगे क्या करना चाहिए? उसने बड़े इश्तियाक से सिकंदर से पूछा था। जो तुम करना चाहती हो वो करो, उन्होंने उसे देखते हुए कहा था। मगर मैं वो करना चाहती हूँ जो आप चाहते हैं। भाई मैं क्या बता सकता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए? ये तो तुम्हें खुद तय करना है, या फिर तुम्हारी मम्मी या नानो तय करेंगी। सिकंदर ने कंधे उचकाते हुए कहा था। नो पापा, उनसे नहीं, आपसे गाइडेंस लेना चाहती हूँ। यकीन करें मैं वही करूँगी जो आप मशवरा देंगे। उसने कंधे पर हाथ रखते हुए जैसे उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की थी। उसके पापा ने गौर से उसका चेहरा देखा था। जो मैं कहूँगा। चलो ठीक है, इस पर बाद में बात करेंगे। उन्होंने बात का मौजू बदल दिया था। तुम्हारे नाना नानी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हैं, तुम्हारा ख्याल रखते हैं। उन्होंने जैसे कुछ जांचने के लिए गौर से उसकी तरफ देखते हुए पूछा था। बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और नानो तो 1 मिनट भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। नाना भी बहुत केयरिंग है। अभी भी यहाँ आने पर वो दोनों बहुत उदास हो रहे थे। कह रहे थे वो मुझे बहुत मिस करेंगे। असल में उन दोनों को मेरी बहुत आदत हो गई है। मैं नहीं होती तो वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। नानो तो आने ही नहीं दे रही थी कि मैं अभी चंद हफ्ता पहले ही ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ और अब फिर जा रही हूँ, मगर मैं ज़िद करके आई हूँ। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। फिर भी पापा, मेरा वहाँ दिल नहीं लगता। उसने झूठ का एक अंबार जमा करते हुए कहा था। सिकंदर उसकी बातों से जैसे मुतमईन हो गए थे। एक बार फिर वो स्वीट डिश की तरफ मुतवज्जा हो गए। क्यों, दिल क्यों नहीं लगता? उन्होंने पूछा था। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। वो कहना चाहती थी कि वो उनके साथ रहना चाहती है, मगर वो कुछ झिझक कर बात बदल गई थी। तुम्हें उनकी मोहब्बत की कदर करनी चाहिए, आखिर वो तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम्हारा दिल भी वहाँ लगा रहे। उन्होंने जो कहा था वो उनसे नहीं सुनना चाहती थी। कुछ मायूस होकर उसने बाप की तरफ देखा था। मैं कोशिश करती हूँ, कुछ बेदिली से उसने कहा था। तुम्हारी आंटी अपने मेके गई हुई हैं, शाम को आएंगी तो तुम मिल लेना उनसे, उन्होंने उसे बताया था। अलीज़ा ने गौर से बाप का चेहरा देखा। वो बहुत मुतमईन नज़र आ रहे थे। वो आपके साथ आई हुई हैं? हाँ, वो मेरे साथ आई हुई है। वो कुछ चुप सी हो गई। उसके बाप ने उसकी खामोशी को बगौर नोट कर लिया था। तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ। कुछ चीज़ें तुम्हारी आंटी ने भी पसंद की हैं। शाम को जब वो आएंगी तो खुद ही तुम्हें देंगी, उन्होंने उसे इत्तला दी थी। मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है। तुम आराम करो या फिर अपनी आंटी वगैरह से बातें करो। शाम को तुमसे दोबारा मुलाकात होगी, उन्होंने स्वीट डिश ख़त्म करने के बाद टेबल से खड़े होते हुए कहा था। वो भी खामोशी से उनके साथ ही खड़ी हो गई। क्या मैं इस तरह इनके साथ 1 हफ्ता गुजारूंगी? अपने कमरे में जाने के बाद उसने कुछ दिल गिरफ्तगी से सोचा। पापा को पता होना चाहिए था कि मैं 4 साल के बाद उनसे मिल रही हूँ। क्या उनके पास मेरे लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं है? वो एक बार फिर बेड पर लेट गई। वो 3 साल की थी जब उसके वालिदैन के दरमियान तलाक हो गई थी। तलाक की वजूहात पर दोनों में से किसी ने भी रोशनी डालना पसंद नहीं किया था, इसलिए वो नहीं जानती थी कि उसके वालिदैन के दरमियान कौन से इख्तलाफात थे। उन दोनों से ये सवाल पूछने की हिम्मत वो कभी नहीं कर सकी, मगर नानो से उसने चंद एक बार ये सवाल पूछा था और मिलने वाला जवाब उसकी तसल्ली नहीं कर सका था। वो हमेशा यही कह देती थी कि उन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। तलाक के बाद अलीज़ा अपनी माँ की कस्टडी में रही थी। सिकंदर ने इस सिलसिले में पूरा ताउन किया था। तलाक के 1 साल के अंदर अलीज़ा की मम्मी की दूसरी शादी हो गई थी और तब ये तय पाया था कि अलीज़ा अपने नाना नानी के पास रहेगी। सिकंदर ने भी इस पर कोई एतराज़ नहीं किया था। वो ख़ुद भी दूसरी शादी करना चाह रहे थे और अलीज़ा की जिम्मेदारी उठाने से कुछ गुरेज़ां थे। उनके अपने घर में ऐसा कोई नहीं था जो अलीज़ा को पाल सकता, और वो उसे इतनी छोटी उम्र में अपने साथ मस्कत भी नहीं ले जा सकते थे।
और ना ही वो ले जाना चाहते थे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इसलिए उन्होंने अलीज़ा को मुस्तकिल तौर पर उसके ननिहाल के हवाले कर दिया था। हर माह वो उसके अखराजात के लिए एक अच्छी खासी रकम उसके बैंक अकाउंट में जमा करवा देते थे और उनकी ये रूटीन अब तक जारी थी। तलाक के 2 साल बाद उन्होंने अपनी पसंद की दूसरी शादी कर ली थी और वो अपनी बीवी को अपने साथ मस्कत ले गए थे। अलीज़ा से चंद माह के वक्फे से वो फ़ोन पर बातें किया करते थे और पाकिस्तान आने पर चंद दिन के लिए उसको अपने पास बुलवा लिया करते थे। उनके ख्याल में उनकी ज़िम्मेदारी यहीं पर पूरी हो जाती थी। अलीज़ा की मम्मी अपने शोहर के साथ ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थी और अलीज़ा के साथ उनका सलूक भी सिकंदर से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था। वो छुट्टियों में अलीज़ा को अपने पास ऑस्ट्रेलिया बुलवा लिया करती थीं। छुट्टियां गुजारने के बाद अलीज़ा वापस पाकिस्तान आ जाया करती थी। पिछले कई सालों से गर्मियों की छुट्टियों में उसका यही मामूल था। उसकी मम्मी और पापा बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। शायद उनमें से किसी को भी अपनी साबका ज़िंदगी का ख्याल भी नहीं आता था। वह हर बार उनसे मिलने के बाद सोचा करती थी कि उसके बगैर भी वो दोनों बहुत खुश थे। शायद उन दोनों को कभी उसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं होती होगी और वो सिर्फ फ़र्ज़ निभाने के लिए उसे अपने पास बुलाते होंगे। माँ बाप से मिलने के लिए वो जितनी बेताब रही थी, उनसे मिलने के बाद उसकी बेचैनी और मायूसी भी उतनी बेचैन हो जाती थी। वो जिस वक्त बेदार हुई थी उस वक्त शाम हो रही थी। अपना बैग खोलकर उसने कपड़े निकाले थे और नहाने के लिए वो बाथरूम में चली गई थी। आध घंटे के बाद वो तैयार होकर लाउंज में आई थी। वहाँ कोई नहीं था। कुछ सोचकर वो बाहर लॉन में निकल आई तो आंटी शमामा अपने दोनों बच्चों के साथ मौजूद थी। तलहा साइकिल चला रहा था और तानिया आंटी के साथ बैठी हुई थी। वो आज यहाँ आने के बाद अभी तानिया से नहीं मिली थी। पिछली बार 4 साल पहले वो यहाँ आई थी तो तानिया सिर्फ 4 साल की थी। वो चलती हुई उनके पास आ गई। आंटी शमामा ने तानिया से उसका तारुफ करवाया था। अलीज़ा ने अपना हाथ बढ़ाया था और तानिया ने कुछ शर्माते हुए हाथ मिला लिया। वो कुर्सी खींचकर उनके पास ही बैठ गई थी। कुछ देर तक तीनों खामोश रहे थे। फिर अलीज़ा ने पूछा, अंकल मनान अभी वापस नहीं आए? नहीं, वो तो 9 बजे के करीब आते हैं। एक बार फिर खामोशी छा गई और अलीज़ा की तरह शायद आंटी शमामा भी इसी उलझन में गिरफ्तार थीं कि उससे क्या बात की जाए। एक बार फिर अलीज़ा ने ही पहल की थी। पापा कब तक आएंगे? वो तुम्हारी आंटी को लेने गए हैं और मेरा ख्याल है कुछ देर तक आ जाएंगे, आंटी ने उसे बताया। दादा अबू कहाँ गए हैं? पापा गोल्फ खेलने गए हुए हैं, वो भी आने ही वाले होंगे। अलीज़ा एक बार फिर अगले सवाल की तलाश में सरगर्दा थी, मगर इस बार आंटी शमामा ने उसकी ये मुश्किल हल कर दी थी। कराची कैसा लगा? फौरी तौर पर उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। सुबह एयरपोर्ट से घर तक देखे जाने वाली कराची के बारे में वो क्या तबसरा कर सकती थी। अच्छा है, उसने मुख्तसर जवाब दिया था। मिलने आ जाया करो कभी कभी, तुम सिर्फ तभी आती हो जब तुम्हारे पापा आते हैं। उन्होंने शिकवा किया था या दावत दी थी? उसे अंदाज़ा नहीं हो सका था। उसे अंदाज़ा लगाने में कभी भी महारत नहीं रही थी। वो उनसे ये नहीं कह सकी कि उसे सिर्फ पापा के आने पर ही बुलाया जाता है। वो खामोश रही। अपनी मम्मी से मिलती रहती हो? उन्होंने अचानक पूछा था। अलीज़ा ने उन्हें देखा। वो बहुत मुतजस्सिस नज़र आ रही थी। हाँ, मम्मी के पास तो जाती रहती हूँ। हर साल छुट्टियाँ वहीं उनके पास गुजारती हूँ। वो चाहती हैं कि मैं उनके पास वही रहूँ, लेकिन ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है। यहाँ नाना और नानू हैं, मेरे बगैर वो बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। उनके बगैर मेरा कहीं और दिल नहीं लगता, इसलिए मैं हर बार मम्मी को नाराज़ करके वापस आ जाती हूँ। उसने एक बार फिर झूठ का जाल बुनना शुरू कर दिया। आंटी शमामा ने भी जवाबन कुछ नहीं कहा था। कितने दिन के लिए आई हो? कुछ देर बाद उन्होंने अचानक पूछा था। ये तो पापा पर डिपेंड करता है। वो चाह रहे हैं कि जब तक यहाँ हैं मैं उनके पास रहूँ। उसने जाल को एक और गिरा लगाई थी। यानी 2 हफ्तों के लिए, आंटी शमामा ने कहा था। अलीज़ा कुछ हैरान हुई थी। क्या पापा इस बार सिर्फ 2 हफ्तों के लिए आए हैं? नहीं, सिकंदर भाई को तो पाकिस्तान आए ये 4था महीना है। अब तो 2 हफ्ता बाद वो वापस जाने वाले हैं। आंटी शमामा ने उसका चेहरा देखते हुए पुरसुकून अंदाज में कहा था। गिराह एकदम से जैसे खुल गई थी और अलीज़ा को बुरी तरह से झटका लगा था। 4 माह से पापा यहाँ हैं, यानी मेरे ऑस्ट्रेलिया जाने से भी बहुत पहले पापा पाकिस्तान आए थे और तब फ़ोन पर बात करने के बावजूद उन्होंने मुझे बताया नहीं। उन्हें मेरा ख्याल उस वक्त आया जब वो
वापस जा रहे हैं। वो कुछ नहीं बोल सकी। क्या पापा को बिल्कुल ही मेरी ज़रूरत महसूस नहीं हुई? उसने सोचा। मगर कल उन्होंने मुझसे कहा था कि वो भी मुझे मिस करते हैं, तो क्या वो झूठ बोल रहे थे? वो उलझ गई थी। मैं पापा की इकलौती बेटी हूँ, ये कैसे हो सकता है कि पापा मुझे मिस ना करते हों? हो सकता है वो वाकई मसरूफ़ हों। उसने एक बार फिर खुद को बहलाने की कोशिश की। आंटी शमामा उससे कुछ कह रही थी। वो चौंक कर उनकी तरफ मुतवज्जा हो गई। सिकंदर भाई अगले साल पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं। उसके लिए ये खबर भी हैरान कुन थी। पापा ने मुझे नहीं बताया, उसने सोचा। अगले साल? उसने आंटी शमामा से पूछा था। हाँ, अगले साल तक उनका घर मुकम्मल हो जाएगा। आज शायद उसके लिए हैरानियों का दिन था। पापा घर बनवा रहे हैं? हाँ, घर तो उन्होंने पिछले साल बनवाना शुरू कर दिया था। अब तो काफ़ी हद तक मुकम्मल भी हो गया है। अगले साल तक फर्निशिंग भी हो जाएगी और वो पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे। वो गुमसुम सी आंटी शमामा की बात सुनती रही। सिकंदर ने उससे इस बात का जिक्र भी नहीं किया था। हो सकता है कि उनके जहन से निकल गया हो और अभी उनसे मेरी तफसीली बात भी कहाँ हुई है। शायद वो मुझे बताएं। हमेशा की तरह उसने खुद को गलत फहमियों में मुब्तला करना शुरू कर दिया था। मगर पिछले साल से अब तक पापा से बात हुई है। उन्होंने एक बार भी इस बात का जिक्र किया, ना ही इस बात का कि वो पाकिस्तान शिफ्ट होना चाह रहे हैं। वो चाहने के बावजूद मुतमईन नहीं हो सकी थी। गेट पर हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी थी। लगता है तुम्हारे पापा आ गए हैं, शमामा आंटी ने गेट की जानिब देखते हुए कहा था। वो भी गेट की जानिब मतवजा हो गई, जहाँ खुले गेट से एक गाड़ी अंदर दाखिल हो रही थी। गाड़ी पोरच में जाकर रुकी थी। फिर उसने गाड़ी में से अपने पापा और उनकी बीवी को उतरते देखा था। पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर उसके छोटे दोनों भाई गाड़ी से उतर रहे थे। पापा ने अपनी बीवी से कोई बात की थी और वो लॉन की तरफ मतवजा हो गई थी। फिर अलीज़ा ने पापा के साथ उन्हें अपनी जानिब आते देखा। उनके करीब आने पर अलीज़ा अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी। पिछली कई बार की तरह इस बार भी उन्होंने उसे गले लगाकर उसका गाल चूमा था और हमेशा की तरह इस बार भी अलीज़ा को उनके अंदाज में गर्मजोशी महसूस नहीं हुई थी। सब कुछ फॉर्मल था। हसन, एहसन, इधर आओ भाई, अलीज़ा से आकर मिलो। उसकी दूसरी मम्मी अब अपने बेटों को आवाज़ देकर बुला रही थी। वो दोनों करीब आ गए थे और उनके पीछे मौजूद वजूद ने अलीज़ा को हैरान कर दिया। हसन और एहसन ने पास आकर अलीज़ा से हाथ मिलाए थे, मगर उसकी नज़रें उसी वजूद पर मरकूज़ थीं। उसने पापा को उस नन्ही सी 3.5 साल बच्ची को उठाते और फिर उसका गाल चूमते देखा था। अलीज़ा, ये मरियम है, तुम्हारी छोटी बहन, और मरियम, ये तुम्हारी आपी हैं, पापा ने उससे कहा था। वो दम साधे मरियम की बजाय पापा का चेहरा देखती रही। सारी खाली जगहें उसके वजूद के बगैर ही पुर कर ली गई थी। शायद इसीलिए पापा ने मुझे मिस नहीं किया, क्योंकि अब सिर्फ मैं ही नहीं, उनकी एक और भी बेटी है जो हर वक्त उनके पास, उनके सामने रहती है और जिसे वो गोद में भी उठाते हैं और उसका चेहरा भी चूमते हैं। वो कोशिश के बावजूद अपने चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला सकी। सिर्फ खामोशी से पापा और मरियम को देखती रही, जो एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे। मेरा ख्याल है अब अंदर चलना चाहिए, यहाँ तो बहुत अंधेरा हो गया है, पापा ने अचानक कहा था। हाँ ठीक है, अंदर चलते हैं, शमामा आंटी ने उठते हुए कहा था। वो खामोशी से उन सब की पैरवी करने लगी थी। पापा को अब कभी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, ना ही मैं कभी याद आऊँगी, क्योंकि अब उनकी फैमिली मुकम्मल हो गई है। मेरे लिए अब उनके पास भी कोई जगह नहीं है, और अहमियत तो शायद मरियम की आमद के साथ ही ख़त्म हो गई थी। वो एक मुकम्मल फैमिली है, अलीज़ा के बगैर भी। उसने अपने आगे चलते हुए पापा, अपनी दूसरी मम्मी, हसन, एहसन और मरियम को देखते हुए सोचा था। मैं तो इनके लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ हूँ, और पापा ने मुझे मरियम के बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझा। सब लोगों ने खुद ही मुझे अपनी ज़िंदगी से खारिज कर दिया है, मम्मी ने, पापा ने और शायद नाना और नानों ने भी। उसकी अफसरदगी में कुछ और इजाफा हो गया था। मेरे यहाँ आने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, सब अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं। फिर पापा को मुझे यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? क्या ये काफ़ी नहीं था कि वो फ़ोन पर ही मुझे जाने से पहले खुदा हाफिज़ कह देते? वो अब रंजीदा हो रही थी। उस रात वो बहुत देर तक जागती रही थी, और शायद यही वजह थी कि अगले दिन वो बहुत देर से उठी थी। लेकिन इसके बावजूद जब वो अपने कमरे से बाहर आई थी तो अभी तक कोई भी बेदार नहीं हुआ था। वो लाउंज में टीवी ऑन करके बैठ गई थी। दोपहर को लंच करते हुए पापा ने उससे कहा था, अलीज़ा, आज हम शाम को तुम्हें सैर करवाने के लिए ले जाएंगे।
तुम कल से घर पर ही हो, आज तुम्हें एक दो जगहों पर लेकर जाएंगे, तुम कहाँ जाना चाहती हो? उन्होंने बात करते हुए अचानक उससे पूछा था। कहीं भी, उसने उन्हें देखते हुए कहा। ठीक है, फिर तुम शाम को तैयार रहना, हम सब बाहर चलेंगे, उन्होंने कहा। उसका दिल चाहा कि वो उनसे कहे कि वो सबके साथ नहीं, सिर्फ अकेले उनके साथ बाहर जाना चाहती है, उनके साथ बातें करना चाहती है और उनसे बहुत से सवाल पूछना चाहती है, मगर उसने खामोशी से सर झुका दिया। शाम को पापा, गजाला आंटी, हसन, एहसन और मरियम के साथ गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी। वो बेहद नाखुश थी। ऐसा करते हैं कि पहले क्लिफ्टन चलते हैं, फिर किसी रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे, उसके बाद जहां अलीज़ा चाहेगी वहां जाएंगे। पापा ने गाड़ी ड्राइव करते हुए प्रोग्राम तय किया। पापा, आप जहां मर्जी ले जाएं। उसने फिर बात उनकी ही मर्जी पर छोड़ दी। पापा, ऐसा करते हैं कि डिनर के बाद आप ही को अपना घर दिखाने चलेंगे। आपी, आप हमारा घर देखकर हैरान रह जाएंगी, एहसन ने दूसरा जुमला उससे कहा था। गाड़ी में यकदम खामोशी छा गई थी। शायद पापा एहसन से इस तजवीज़ की उम्मीद नहीं कर रहे थे। ठीक है ना पापा, आप ही को घर दिखाने चलेंगे, एहसन ने पापा की खामोशी को रजामंदी समझते हुए कहा था। अलीज़ा मुंतज़िर थी कि पापा एहसन की बात के जवाब में कुछ ना कुछ कहेंगे, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा था। वो खामोश रहे थे। 9 बजे एक रेस्टोरेंट में उन्होंने डिनर किया और उसके बाद जब वो गाड़ी में बैठे तो एहसन ने एक बार फिर शोर मचा दिया। पापा, अब हम अपने घर जाएंगे, आप ही को घर दिखाना है ना? हाँ ठीक है, वहीं जा रहे हैं, मुझे याद है, उसने पापा की मध्यम सी आवाज़ में सुना था। उन्होंने गाड़ी का रुख मोड़ते हुए बैक व्यू मिरर से अलीज़ा को देखा। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। सिकंदर उसके चेहरे से कोई भी अंदाज़ा लगाने में नाकाम रहे थे। आध घंटा गाड़ी ड्राइव करने के बाद अलीज़ा ने एक छोटे से बंगले के सामने गाड़ी रुकते देखी थी। दरवाजे पर एक चौकीदार मौजूद था जिसने दरवाज़ा खोल दिया था। सिकंदर गाड़ी को अंदर पोर्च में ले गए। बंगले की बैरूनी लाइट्स ऑन थी और इन लाइट्स की रोशनी में पोर्च और लान में पड़ा हुआ तामीराती सामान नज़र आ रहा था। सिकंदर ने चौकीदार को अंदरूनी दरवाज़ा खोलने के लिए कहा था। अलीज़ा हसन और एहसन के साथ गाड़ी से निकल आई थी। चंद लम्हों के लिए पापा से उसकी खफगी ख़त्म हो गई थी। घर को देखते हुए उसे एक खुशगवार एहसास ने घेर लिया था। उसके बाप का पाकिस्तान में होने का ये मतलब था कि वो उनके पास मुस्तकिल तौर पर रह सकती थी। एहसन उसे बड़े पुरजोश अंदाज में कमरे दिखा रहा था और सिकंदर और गजाला लाउंज में चौकीदार के साथ बातों में मसरूफ़ हो गए थे। वो शायद उसे कुछ हिदायत दे रहे थे। ये पापा और मम्मी का कमरा है, उसने एक कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए अलीज़ा से कहा था। उसने कुछ दिलचस्पी जाहिर करते हुए खाली कमरे में झांका था। एहसन ने आगे बढ़कर लाइट ऑन कर दी थी। चंद लम्हों तक उसके कमरे में रहने के बाद वो उनके साथ बाहर निकल आई थी। ये साथ वाला कमरा मरियम का है। एहसन ने एक और कमरे का दरवाज़ा खोलकर लाइट ऑन की थी। इस बार अलीज़ा ने अंदर जाने की बजाय बाहर से ही झांकने पर इक्तफा किया था। और ये सामने वाला कमरा गेस्ट रूम है और अब इसे एक और कमरा दिखा रहा था। अब आए ऊपर चलते हैं और आपको अपना बेडरूम दिखाता हूँ। वो एकदम पुरजोश नज़र आने लगा था। और मेरा बेडरूम नहीं दिखाओगे? हसन मिनमिनाया था। हाँ, तुम्हारा भी दिखाऊंगा। उसने अलीज़ा के साथ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हसन को चमकारा था। ऊपर आने के बाद एहसन ने एक कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा था, और ये इस घर का सबसे खूबसूरत बेडरूम है, मेरा बेडरूम। अलीज़ा सरसरी तौर से कमरे का जायज़ा लेते हुए सिर्फ बेदिली से मुस्कुराई थी। और ये मेरा बेडरूम है। हसन इतनी देर में एक और कमरे का दरवाज़ा खोल चुका था और उसके पीछे अलीज़ा भी उसके कमरे में दाखिल हो गई। बस अब नीचे चलते हैं, एहसन ने उसके पीछे आकर कहा था। उसे एक झटका लगा था। एहसन, मेरा बेडरूम कहाँ है? उसने एहसन के कमरे से निकलते हुए कुछ इश्तियाक से एहसन से पूछा था। आपका बेडरूम? वो उसकी बात पर हैरान हुआ था। मगर आप तो हमारे साथ नहीं रहती, उसने अलीज़ा से कहा था। इस घर में तो बस इतने ही बेडरूम्स हैं। अलीज़ा के चेहरे का रंग जर्द हो गया था। बस इतने ही बेडरूम्स हैं? उसने कुछ बेयकीनी से कहा था। हाँ, बस इतने ही बेडरूम्स हैं। आपको हमारा घर अच्छा लगा? उसने बात करते करते अलीज़ा से पूछा। हाँ, उसने होंठ भेजते हुए कहा था। वो उन दोनों के साथ एक बार फिर नीचे लाउंज में आ गई। पापा, आप ही पूछ रही थी मेरा बेडरूम कहाँ है? हसन ने नीचे आते ही पापा को इत्तला दी थी। अलीज़ा की नज़रें सिकंदर से मिली थी। वो बड़ी महारत से नज़रें चुरा गए। गेस्ट रूम है ना?
तुम जब भी आया करोगी वहाँ रह सकती हो। सिकंदर ने कमाल फ़ियाज़ी का सबूत देते हुए कहा था। मेरा ख्याल है कि अब चलना चाहिए। वो कहकर गजाला के साथ बाहर की तरफ बढ़ गए थे। वो भी हसन और एहसन के साथ दरवाजे की तरफ जाने लगी थी। तुम्हारा कॉलेज कब खुलेगा? सड़क पर गाड़ी ड्राइव करते हुए सिकंदर ने उससे पूछा था। इस सैटरडे को, उसने बाहर सड़क घूरते हुए कहा था। तो इसका मतलब है कि जुमेरात को तुम्हारी सीट बुक करवा देनी चाहिए, क्योंकि जुमे को तुम रेस्ट कर सकोगी वापस जाकर, और फिर हफ्ते से तुमको कॉलेज ज्वाइन करना होगा। वो चुपचाप उनकी सीट की पुश्त को देखती रही थी। तो पापा, हम मरी कब जाएंगे? आपने तो कहा था कि हम बुध को इस्लामाबाद चले जाएंगे। एहसन ने सिकंदर को याद दहानी करवाई थी। हाँ बेटा, वो प्रोग्राम पहले था। अब तुम्हारी आपी आई हुई हैं तो जाहिर है उन्हें अकेले छोड़कर तो नहीं जा सकते ना, सिकंदर ने एहसन से कहा था। तो हम अलीज़ा आपी को भी अपने साथ मरी ले जाते हैं, फिर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एहसन ने एक ही सेकंड में हल पेश कर दिया था। नहीं, तुम्हारी आपी की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, उन्हें कॉलेज जाना है और हमें तो मरी में कुछ दिन लग जाएंगे। गजाला ने फ़ौरन अपने बेटे को तंबीह करते हुए कहा था। ऐसा करते हैं कि सिकंदर, आप हम सब लोगों को इस्लामाबाद भिजवा दें, फिर आप बाद में आ जाएं। हाँ, ये हो सकता है। तो फिर ठीक है, मैं तुम लोगों की सीटें भी बुक करवा देता हूँ, सिकंदर ने कुछ सोचते हुए कहा था। पापा, आप जुमेरात की बजाय मेरी कल ही सीट बुक करवा दें, उसने मध्यम सी आवाज़ में सिकंदर को मुखातिब करते हुए कहा था। क्यों? कल की सीट क्यों? सिकंदर ने जवाबन उससे पूछा। पापा, मैं वापस जाकर थोड़ा पढ़ना चाहती हूँ। पूरी छुट्टियाँ मैं कुछ भी नहीं पढ़ सकी और अब 2-3 दिन मैं किताबों को पढ़ने की कोशिश करूँगी। नहीं अलीज़ा, अभी तुम कल ही तो आई हो और इतनी जल्दी चली जाओगी, गजाला ने बहुत प्यार भरे अंदाज में उससे कहा था। नानो और नाना भी मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे। इस बार मैं छुट्टियों में उनके साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सकी। उसने एक और वजह बता दी। ठीक है, अगर तुम ऐसा ही मुनासिब समझती हो तो ऐसा कर लेते हैं, उसने पापा को कहते हुए सुना था। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं की थी। उसने आंखों में उतरने वाली नमी को होंठ भींच कर जब्त किया। फिर कल शाम की सीट बुक करवा देता हूँ। अगली शाम एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हुए उसके पापा ने एक बैग उसे थमा दिया था। इसमें तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें हैं, मैंने और तुम्हारी आंटी ने खरीदी थी। उसने मुझे दिल से बैग थाम लिया था। उसका दिल चाहा था वो उनसे कहे, मुझे सिर्फ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लाहौर पहुँचते ही मुझे फ़ोन कर देना, उसने पापा को कहते हुए सुना था। गजाला ने आगे बढ़कर हमेशा की तरह उसे गले से लगाकर चूमा था। टेक केयर, उन्होंने उससे अलहदा होते हुए कहा था। वो खामोशी से गाड़ी में बैठ गई थी। एयरपोर्ट पर पहुंचकर उसने नानो को फ़ोन किया था और अपने आने की इत्तला देते हुए ड्राइवर को भेजने का कहा था। नानो के किसी सवाल से बचने के लिए उसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया।